मैं एमा हुंगरसफील्ड अनाथालय के बच्चों में से एक। इस जगह पर एक वर्जित बात है जिसके बारे में मामा जिन्होंने हमें पाला है हमेशा चेतावनी देती हैं। किसी को भी उस बाड़ और गेट के पास जाने की इजाजत नहीं है जो हमें बाहर के जंगल से अलग करता है। जिज्ञासावश में और मेरे दोस्त पहली बार बाहरी दुनिया को देखने के लिए ग्रेसफील्ड अनाथालय के गेट के पास गए। ये गेट अनाथालय को चारों ओर से घिरे एक बड़े जंगल से जोड़ता है। ये एक ऐसी दुनिया जिसे हम बच्चों ने कभी नहीं देखा था। जन्म से ही हम यहीं रहे हैं और मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। हम सभी मामा की हिदायतों का पालन करते हैं और गेट से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। रे नाम का एक दोस्त ये नहीं मानता कि जंगल उतना खतरनाक है जितना मामा कहती हैं। उसके लिए यह स्पष्ट रूप से कुछ छिपाने के लिए एक झूठ है। नॉर्मन मेरी ही उम्र का एक और दोस्त भी बाकी बच्चों की तरह अनाथालय के बाहर का नजारा देखने के लिए तरसता है। वो लड़का अपने दो दोस्तों से ज्यादा शांत लग रहा था। धीरे धीरे बाड़ की ठंडी लोहे की सलाखों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दुख था। नॉर्मन ने पूछा कि क्या हम जानते हैं कि ग्रेसफील्ड के चारों ओर की लोहे की बाड़ सभी को किस खतरे से बचा रही है। लेकिन सच में कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे सका। ग्रेसफील्ड अनाथालय में एक और सुबह शुरू हुई। दूसरे बच्चों की तुलना में मेरा समूह बड़े भाई और बहन बन गया था, इसलिए इस साझा घर में रहने वाले बच्चों के प्रति मेरी भी अधिक जिम्मेदारियां हैं। सुबह की अलार्म घंटी सुनने के बाद मैं सबसे पहले उठी और हमेशा की तरह अपने रूममेट्स को जगाया। बच्चों के जागने के बाद अनाथालय के अंदर का माहौल जीवंत हो गया। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए खेलते और मजाक करते थे। यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण सुबह का दृश्य था। मैं अपने रूममेट्स को डाइनिंग रूम में ले गई और रास्ते में हमारी मुलाकात डॉन से हुई, जो प्यारी कोनी को गोद में लिए हुए था, जिसके हाथ में एक भरवा खरगोश था। बड़ी बड़ी आंखों और होठों पर हमेशा मुस्कान वाली छोटी लड़की ने जब मुझे नमस्ते किया तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। डाइनिंग रूम के अंदर रे और नॉर्मन खाने की बड़ी गाड़ियां धकेल रहे थे। उन्हें नाश्ते की तैयारी के लिए मेज पर सजा रहे थे। उन्हें देखकर मैंने बच्चों को शरारत से चढ़ाते हुए खुशी खुशी उनका अभिवादन किया। ऊर्जावान खुशमिजाज लड़की ने कई बच्चों को खेलने के लिए अपने पीछे आकर्षित किया। नॉर्मन ने परिचित दृश्य को देखा और साथ में मुस्कुराया। धीरे से चढ़ाते हुए कहा कि मैं नाश्ता करने से पहले ही इतनी ऊर्जावान थी। रे, जिसका व्यक्तित्व नॉर्मन के विपरीत था, ने मुझे चिढ़ाने का एक तरीका खोजा। मजाक में पूछा कि क्या मैं अभी 5 साल की हूँ। ये सुनकर मैंने गुस्से में बच्चे को अपनी पीठ से नीचे उतारा और घोषणा की कि मैं यहाँ सबसे बड़े बच्चों में से एक हूँ, पहले से ही 11 साल की। मामाजिनों ने हमें पाला था ने ये सुना और जोर से हंसी। सुबह का दृश्य इससे ज्यादा सामंजस्यपूर्ण नहीं हो सकता था। मामा मेज पर बैठ कई घंटी बजाय बच्चों को इकट्ठा किया और नाश्ते से पहले प्रार्थना करने के लिए उनका नेतृत्व किया। नाश्ते के बाद हमेशा की तरह अनाथालय के सभी बच्चों को एक बुद्धि परीक्षण देना होता है। परिणामों से पता चला कि मेरे अलावा मेरे 2 दोस्त रे और नॉर्मन ने भी कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए। मामा ने धीरे से तीनों की बहुत अच्छा करने और पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए प्रशंसा की। हमारी उपलब्धियों ने दूसरे बच्चों को ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों से भर दिया। तीनों को बारी बारी से प्रतिभाशाली कहा गया। नॉर्मन अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के साथ, रेजिस की बुद्धिमत्ता एक प्रतिभाशाली के बराबर थी और अंत में मैं साधारण शारीरिक क्षमताओं और अकादमिक प्रदर्शन के साथ जो किसी से कम नहीं था। एक ही समय में 3 प्रतिभाओं का दिखना अनाथालय में अभूतपूर्व था। कोई आश्चर्य नहीं कि मामा आज इतनी खुश थीं। डॉन सांवली त्वचा वाला लड़का जो पीछे नहीं रहना चाहता था ने नॉर्मन को पकड़म पकड़ाई के खेल के लिए चुनौती दी। ज्यादातर बच्चों के विपरीत जो अवकाश के दौरान पकड़म पकड़ाई खेलते थे, रे चुपचाप एक हरे पेड़ के कोने में गया और अपने हाथ में एक किताब का अध्ययन करने लगा। इस पकड़म पकड़ाई के खेल में नॉर्मन ने डॉन को कभी भी एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं माना और आसानी से छिपे हुए व्यक्ति को पकड़ लिया, यहाँ तक कि दूसरे दोस्त की कमजोरी की ओर भी इशारा किया। डॉन बहुत जल्दबाज और अधीर था, जिससे वो इतना निराश हो गया कि वो रोने लगा और कुछ नहीं कर सका। नॉर्मन को जो आखिरी व्यक्ति मिला वह मैं थी। उसने मुझे खतरे में होने का नाटक करने की रणनीति का उपयोग करके पाया, जिससे मुझे खुद को प्रकट करना पड़ा। मैं इस परिणाम से सहमत नहीं हुई और जमीन पर लुढ़क गई रे के बगल में पेड़ के नीचे चक्कर लगा रही थी। रे ने अपने हाथ में किताब बंद की, मुझे देखा, फिर अपनी नजर शांत व्यक्ति की ओर घुमाई जो उसके बगल में बैठा था, नॉर्मन। उसने नॉर्मन के खेल का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वो रणनीति के कारण जीता क्योंकि शारीरिक शक्ति के मामले में मैं किसी से भी ज्यादा मजबूत थी। दूसरे शब्दों में नॉर्मन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने जोर देने के लिए अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा। सभी बच्चे मिल गए थे और लुका छिपी का खेल फिर से शुरू हो गया। दूसरी बार खेलते समय जब मैं छिपने के लिए दौड़ रही थी, नॉर्मन और मैं गलती से लोहे की बाड़ वाले क्षेत्र में पहुंच गए। हम दोनों ने एक दूसरे को मामा की चेतावनी की याद दिलाई कि बाढ़ के पास न जाएं क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। रे अचानक पीछे से प्रकट हुआ, हमारी बातें सुनी और एक बार फिर पुष्टि की कि मामा ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। अपने विचार बताते हुए उसने हमसे कहा कि देखो कि क्या वास्तव में कुछ खतरनाक है। अगर वास्तव में कोई खतरा होता तो ये छोटी सी बाढ़ सभी की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होती और ग्रेसफील्ड में रहने के वर्षों के दौरान कभी भी कुछ भी खतरनाक अंदर नहीं आया। मैंने रे की बात पर विश्वास नहीं किया और जोर देकर कहा कि मामा हमेशा सही होती हैं। बहस सुनकर बच्चे गपशप के लिए इकट्ठा हो गए और उनमें से कुछ पहली बार लोहे की बाड़ के पास आए।
मासूमियत से बाहर देखते हुए उन्होंने पूछा कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब हमें इस जगह को छोड़ने की अनुमति होगी। अनाथालय 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को नहीं रखता। एक लड़की ने संदेह से पूछा कि हमें उन लोगों से कभी पत्र क्यों नहीं मिले जो पहले चले गए थे। नॉर्मन ने सोचा कि शायद बड़े भाई बहनों को अपने पालक माता पिता की भावनाओं पर विचार करना पड़ा होगा। डॉन असहमत था क्योंकि हम जन्म से ही एक साथ रह रहे थे, एक परिवार से अलग नहीं। बगल में चश्मा पहने लड़की ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वे शायद इतने खुश थे कि वे इस परिवार को भूल गए। इस विषय को छोड़कर बच्चों ने बाहरी दुनिया में जाने पर अपने सपनों को साझा किया। कुछ नए कपड़े, भोजन चाहते थे या बस एक ट्रेन देखना चाहते थे। पूछे जाने पर नॉर्मन ने कहा कि वो उन जगहों पर जाना चाहता है जहां वो कभी नहीं गया है। मैं अपने बाकी दोस्तों के बारे में उत्सुक थी, लेकिन रे दूसरे बच्चों की तरह उत्साहित नहीं था। उसने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया कि इस जगह को छोड़ने से पहले वह केवल जीवित रहने की उम्मीद करता है। कोनी हमारे बीच में आ गई और सभी को पत्र लिखने का वादा किया क्योंकि आज अनाथालय में उसका आखिरी दिन था। उसकी कोमल स्पष्ट आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी, कह रही थी कि वो इस घर को नहीं भूलेगी और मामा की तरह बनना चाहती है, किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती। उस रात कोनी को मामा ने बुलाया जो उसे पीछे के गेट से बाहर ले जाने के लिए एक लालटेन ले आई, जिसके पीछे बच्चों की प्रशंसात्मक निगाहें थीं। कुछ भी नहीं होता अगर कोनी अपना भरवा खरगोश नहीं भूली होती। नॉर्मन और मैं जल्दी से बाहर भागे, उम्मीद कर रहे थे कि हम उसे पकड़ लेंगे और उसे उसका दोस्त दे देंगे। रे साथ नहीं गया। उसने बस तेल का दीपक पकड़ा, पलक झपकाई और हम दोनों को देखते हुए अनाथालय के एक कोने में खड़ा हो गया। दोनों बच्चे पहली बार गेट से बाहर निकले। वापस आने पर मामा से डांट खाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कुछ और भी भयानक खोजने वाले थे। अंधेरे गोदाम के अंदर केवल 2 बच्चों के कदमों की आवाज और पानी के टपकने की गूंज थी। हर जगह खोजने के बाद हम कोनी को नहीं ढूंढ पाए जब तक कि मैंने जिज्ञासावश ट्रक के पीछे का पर्दा नहीं खोला। मैं स्तब्ध रह गई, एक एक कदम पीछे हटने लगी। नॉर्मन ने कुछ असामान्य देखा और देखने के लिए आगे बढ़ा। अंदर का दृश्य भयानक था। कोनी को मार दिया गया था और उल्टा लटका दिया गया था। डर से उसकी आंखें अभी भी खुली थी, उसका चेहरा खून से लथपथ था। ठीक उसी समय बगल के दरवाजे से हंसने की आवाज आई। नॉर्मन ने जल्दी से मुझे ट्रक के नीचे छिपने के लिए खींच लिया। ट्रक के नीचे से दोनों बच्चों ने देखा कि कोनी को एक लंबे हड्डीदार हाथ से उठाया जा रहा है। राक्षस के मुंह से लार टपक रही थी जब उसने कहा कि छोटी लड़की कितनी स्वादिष्ट लग रही है। यह कहते हुए इंसानी मांस वास्तव में सबसे अच्छी विनम्रता है। वे कोनी को खाना चाहते थे, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जो उनके पास हो सकता था, क्योंकि ग्रेसफील्ड से उत्पादित मानव मांस अमीरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला मांस था। मैंने कांपते हुए पूछा कि हमारी माँ कहाँ है। मेरे बगल में नॉर्मन ने जल्दी से मेरा मुंह ढक लिया। हमने सुना कि ये लोग उस व्यक्ति से बात करने लगे जिस पर हम इस समय भरोसा करना चाहते थे, मामा इसाबेला। मामा कहे जाने वाले व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 3 बच्चों की कटाई की तैयारी करने का आदेश मिल रहा था। आदेश देने वाला व्यक्ति जाने ही वाला था कि उसे 2 बच्चों की गंध आई। सौभाग्य से नॉर्मन ने हमारे पकड़े जाने से पहले मुझे भागने में मदद करने का एक तरीका खोजा। हम एक खुले मैदान में रुक गए, बैठ गए और हांफने लगे। मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी और लगातार चिल्लाती रही कि वो छोटी लड़की कोनी नहीं थी। नॉर्मन ने अपने गिरते आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए ऊपर देखा और मुझे पुष्टि की कि वो छोटी लड़की वास्तव में कोनी थी। जब हम दोनों वापस आए तो रे अभी भी उसी स्थिति में खड़ा था। हमें देखकर उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ था। नॉर्मन ने अपनी आवाज को नियंत्रित किया और धीरे से कहा कि हम समय पर नहीं पहुंच पाए। कमरे में वापस मैं रोना बंद नहीं कर सकी। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि हमें सिर्फ खाए जाने के लिए पाला गया था। नॉर्मन शांत हो गया और फैसला किया कि हमें इस जगह को छोड़ना होगा। उसने मुझे चिंता न करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि हम तीनों के साथ यहाँ से भागना पूरी तरह से संभव था। मैं और जोर से रोया, कहते हुए कि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ हर कोई मर जाएगा। मैं अपने परिवार के किसी और सदस्य को खोना नहीं चाहती थी। नॉर्मन काफी देर तक सोच में बैठा रहा, जैसे कि सारी हिम्मत जुटा रहा हो, या कहते हुए कि सभी को यहाँ से बाहर निकालना असंभव नहीं था। मेरे बगल में बैठकर उसने एक बार फिर पुष्टि की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी भी घबराई हुई थी, कह रही थी कि राक्षसों से बचना असंभव था। अचानक मुझे वे रणनीतियां याद आईं जिनका इस्तेमाल हम लुका छिपी खेलते समय करते थे। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मैंने अपने दोस्त को देखा। नॉर्मन ने एक बार फिर पुष्टि की कि हर कोई जीवित रहेगा। गेट के दूसरी तरफ इसाबेला अभी भी अनाथालय नहीं लौटी थी। अब उसकी बाहों में वह भरवा खरगोश था जिसे नॉर्मन और मैंने पीछे छोड़ दिया था। पूरा व्यक्ति अंधेरे में छिपा हुआ था, एक नई योजना की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह अनाथालय के अंदर की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहीं। मामा के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह हर बच्चे की देखभाल कर रही थी, एक माँ से अलग नहीं। ये एक बहुत ही परिचित छवि थी, लेकिन इस समय मेरी आंखों में मैं अपने डर को छिपा नहीं सकी। इसके विपरीत नॉर्मन एक लंबी रात के बाद अपनी शांति वापस पा चुका था। वो अभी भी खुशी खुशी कुछ बच्चों को डाइनिंग रूम में ले गया और सभी को नमस्ते कहा। मेरा कठोर चेहरा देखकर नॉर्मन चिंतित हो गया और मुझे सामान्य रूप से कार्य करने की याद दिलाने का अवसर खोजा, क्योंकि कल गेट पर जाना और उन चीजों को देखना जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी हमारी गलती थी। इसके अलावा इसाबेला को कोनी का भरवा खरगोश मिल गया था। हालांकि वर्तमान में वो नहीं जानती कि इसे किसने छोड़ा था।
नॉर्मन ने मुझे मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि हम पकड़े न जाएं। हम दोनों जीतेंगे। मैं अभी भी जो हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं लगातार अनाथालय के बच्चों के जीवन के बारे में बात करती रही, स्वादिष्ट भोजन और प्राचीन सफेद कपड़ों के साथ जी रही थी। लेकिन उसके बाद या सिर्फ मूल्यवान वस्तुओं को संरक्षित करने और एक यादृच्छिक दिन का इंतजार करने की बात थी, जब एक शिकार बन जाए जिसे मांस के लिए ले जाया जाए। नॉर्मन ने मुझे बीच में रोकते हुए कहा कि ये पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं था, क्योंकि उसे राक्षसों और मामा के बीच की बातचीत स्पष्ट रूप से याद थी। राक्षस कोनी से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उसे औसत गुणवत्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वहां से नॉर्मन ने विश्लेषण किया कि बच्चों की उम्र मांस की गुणवत्ता के अनुरूप हो सकती है। अगर उसे सही याद है तो जिन भाई बहनों को स्थानांतरित किया गया था वे सभी 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच थे। अगर कोनी जैसे 6 साल के बच्चे को औसत दर्जे का आंका जाता है तो सबसे अच्छी गुणवत्ता होगी। मैंने उसका वाक्य पूरा किया, 12 साल। लेकिन मैं अभी भी बुद्धि परीक्षणों में बच्चों की स्कोरिंग के बारे में नहीं समझी। मैंने नॉर्मन से पूछने से पहले नहीं सोचा कि क्या उच्च स्कोर का मतलब बेहतर चखने वाला मांस है। हमने कभी भी अपने व्यक्तिगत स्कोर को नहीं जाना जब तक कि हमने पूर्ण अंक प्राप्त नहीं किए। मैं विशेष रूप से ये नहीं समझी कि उन्हें अंकों पर भरोसा करने की आवश्यकता क्यों थी। हम दोनों ने सोचा कि क्या इन नंबरों के पीछे कोई मतलब है। नॉर्मन की आंखें अपने सिद्धांत के साथ चौड़ी हो गईं। परीक्षाओं में जांची जाने वाली अलग अलग चीजें मानव मस्तिष्क से संबंधित थीं। इसका मतलब है कि मस्तिष्क खाने के लिए सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है, और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मस्तिष्क जितना अधिक विकसित होगा, स्वाद उतना ही बेहतर होगा। नॉर्मन ने समय सीमा को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया जब अनाथालय के सदस्यों को ले जाया गया। उस नियम के आधार पर उसने गणना की कि अगली शिपमेंट जल्द से जल्द 2 महीने में होगी। तब तक हम दोनों को सभी को भागने में मदद करने का एक तरीका खोजना होगा। उसने जमीन पर ग्रेस फील्ड का नक्शा बनाने के लिए एक सूखी टहनी का इस्तेमाल किया। फिर वो योजना बनाने के लिए बैठ गया। अगर हम इस क्षेत्र का एक साधारण नक्शा बनाते हैं तो घर केंद्र में होगा, जो केवल एक गेट के साथ लोहे की बाड़ से घिरा होगा जो बाहर की ओर जाता है। नॉर्मन ने फुसफुसाते हुए खुद से पूछा कि क्या हमें लोहे की बाड़ के चारों ओर जंगल से या गेट से भागना चाहिए। मेरे अनुसार हम जंगल चुन सकते हैं, क्योंकि गेट हमेशा बंद रहता है और केवल सामान परिवहन करते समय खुलता है। इसके अलावा वहाँ राक्षस हैं। अगला मुद्दा समय का था, लेकिन जब रात के विकल्प का उल्लेख किया गया तो मैंने आपत्ति जताई। मैंने दृढ़ता से कहा कि हम रात में सभी को स्थानांतरित नहीं कर सकते। निश्चित रूप से किसी को बलिदान देना होगा। समय और स्थान तय होने के साथ हम दोनों बाड़ के साथ जंगल के किनारे तक गए। सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने आई, एक ऊंची चौड़ी दीवार जिसमें कोई कोना नहीं था, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए चढ़ना असंभव था। हम दोनों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया कि हम ये कर सकते हैं। मामा के अलावा कोई अन्य राक्षस नहीं था। एक मजेदार दिन के अंत में 2 बच्चे गलती से खो गए। इसाबेला शांत रही एक माँ की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने एक कंपास निकाला, आसानी से 2 खोए हुए बच्चों का स्थान निर्धारित किया। बच्चों ने इसाबेला को घेर लिया, खुशी खुशी जश्न मनाते हुए, कि केवल नॉर्मन और मैं कंपास के उपयोग को देखकर और भी शांत हो गए। नॉर्मन ने जोर देकर कहा कि मामा ने जानबूझकर इस ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम दोनों को दिखाने के लिए किया था, जाहिर तौर पर यह संदेश भेजने के लिए कि कोई भी बच नहीं सकता। एक तेज गड़गड़ाहट ने अनाथालय के एक छिपे हुए कोने में रे के चेहरे को रोशन कर दिया जब उसने सब कुछ होते हुए देखा। शाम तक इंतजार करते हुए जब अनाथालय छोटी रोशनी से मंद हो गया, हम दोनों ने रस्सी खोजने के पहले कदम के साथ अपनी योजना जारी रखी। थोड़ी देर सोचने के बाद नॉर्मन ने सोचा कि भले ही मामा के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस हो, लेकिन वह हर समय हमारा स्थान निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो कर सकती तो उसे पता होता कि हम वे लोग थे जो उस रात गेट पर दिखाई दिए थे, और उसने चेतावनी दी होती। नॉर्मन से एक लड़के ने मदद मांगी, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए चला गया। ठीक उसी समय मामा आई और मुझे बच्चों को देखते हुए दुखद तस्वीर के सामने खड़े पाया। इसाबेला ने धीरे से पूछा कि मैं इतनी पीली क्यों दिख रही हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और पुष्टि की कि मैं आज सुबह भी बहुत खुश नहीं थी। मैंने अपने डर को छिपाया, जोर से मुस्कुराई ताकि मामा को पता चले कि मुझे घर छोड़ने के बारे में अफसोस हो रहा है। मैंने मामा को कसकर गले लगाए अपने प्यार का इजहार किया, जैसा कि मैंने पहले कई बार किया था। रे अचानक रात के खाने की तैयारी का संकेत देने के लिए घंटी बजाते हुए प्रकट हुआ। नॉर्मन और मैं सीढ़ियों के पीछे छिपे हुए थे। हम दोनों ने इस अवसर का लाभ न उठाते हुए राहत की सांस ली। वो मुझे खींचने के लिए दौड़ा, लेकिन मामा ने अचानक पूछा कि क्या हम दोनों कल रात गेट पर गए थे। नॉर्मन ने उसे भ्रमित होकर देखा और नहीं में जवाब दिया, कहते हुए कि वो अभी भी अनाथालय में पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। सबके चले जाने के बाद रे एक बार फिर हमें देखने के लिए अंधेरे से प्रकट हुआ। योजना को अंजाम देने की पहली रात में हम दोनों को रस्सी के बजाय मेजपोश मिले। अगली सुबह हम उन्हें छिपाने के लिए एक जगह खोजने के लिए दीवार के पास गए। इस समय हमने रे को ये बताने पर विचार करना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है। फायदा यह है कि रे घबराएगा नहीं। वो मशीनों में भी अच्छा है और उसके पास व्यापक ज्ञान है, इसलिए वो निश्चित रूप से एक भरोसेमंद व्यक्ति है। जब मैं अभी भी विचार कर रही थी, नॉर्मन ने रे को सूचित करने का काम ले लिया। रे बस इस वाक्य का इंतजार कर रहा था कि वो प्रकट हो। वो पास की एक झाड़ी से बाहर निकला। एक बार फिर उसने हम दोनों को ग्रेस फील्ड की घटनाओं के बारे में सुनाया।
जब उसने सभी को एक साथ भागने की योजना के बारे में सुना तो रे असहमत हो गया, यह कहते हुए कि असंभव था संख्या का उल्लेख नहीं करना। हमारे शरीर पर लगे ट्रैकिंग उपकरणों से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। रे ने गंभीरता से मुझसे कहा कि मेरी भव्य योजना को अंजाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहाँ से भागना ही काफी नहीं है। हम तीनों को नहीं पता कि उस गेट के बाहर क्या है। बहुत अधिक संभावना है कि बाहरी दुनिया राक्षसों की है, इंसानों के रहने की जगह नहीं। सभी को साथ ले जाने का मतलब मौत होगी। उन्हें अनाथालय में छोड़ना सबसे सुरक्षित विकल्प है। जब रे ने सोचा कि उसने मुझे मना लिया है तो मैंने दृढ़ता से नहीं कहा। मैं अभी भी सभी को बाहर ले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मरे और मैं नहीं चाहती कि कोई पीछे छूटे। रे ने गुस्से में नॉर्मन से कहा कि वो इस मूर्ख के साथ कुछ करे नहीं तो वे दोनों भी मर जाएंगे। ये कहते हुए रे को कुछ एहसास हुआ और उसने सीधे नॉर्मन को देखा, पूछा कि क्या वो इन बातों को पहले से जानता था। नॉर्मन ने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया कि मैं रोई थी। वो भी रोया था, लेकिन क्योंकि उसने अपनी मौत के बारे में सोचा था, जबकि मैं हमारे साझा परिवार के लिए चिंता के कारण रोई थी। नॉर्मन ने एक मासूम चेहरे के साथ पुष्टि की कि वो वास्तव में मुझे पसंद करता है, और क्योंकि वो मुझे पसंद करता है वह चाहता है कि मैं हमेशा मुस्कुराऊं। रे केवल उसे पागल कह सकता था। ये निर्णय मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। नॉर्मन असहमत था क्योंकि वो अपनी जान देकर मेरी रक्षा करेगा। वो मूर्खतापूर्ण हंसा और रे से पूछा कि वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, है ना? रे ने थोड़ी देर के लिए एक गंभीर चेहरा बनाए रखा, फिर मुस्कुराया और हमें डांटाया, कहते हुए तुम लोग सच में मूर्ख हो। हमारी योजना को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा जब एक और बहन क्रोन बच्चों की देखभाल में मामा की मदद करने के लिए आई। बहन क्रोन का कमरा मेरे नॉर्मन और रे के कमरों के बीच में व्यवस्थित किया गया था। इस व्यवस्था ने उसे 3 बुद्धिमान बच्चों को अधिक आसानी से देखने में मदद की। हम तीनों ने अंधेरा होने पर एक छोटी सी गुप्त बैठक की। नॉर्मन का मानना था कि हम ट्रैकिंग उपकरणों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे और अनाथालय में एक नए पर्यवेक्षक के आने की संभावना को भूल गए थे। हालांकि रे को लगा कि ये एक अच्छी बात है। क्रोन और उसके साथ लाए गए बच्चे के लिए धन्यवाद, हमारे पास अधिक जानकारी होगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जिसका हम फायदा उठा सकते हैं वह ये है कि हम जिस खेत में रह रहे हैं उसके अलावा बाहर और भी कई खेत हो सकते हैं और राक्षसों द्वारा नियंत्रित वयस्क जन्म से या पकड़े जाने के बाद से नियंत्रित होते हैं। रे के अनुसार एक बार जब हम भाग जाते हैं तो सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। हालांकि हमारा तत्काल लक्ष्य अभी भी ट्रैकिंग उपकरणों का पता लगाना है। मैं इस कार्य के लिए जिम्मेदार थी। पूरे दिन मैंने बच्चों के शरीर से संपर्क किया और खोजा, लेकिन किसी भी प्रत्यारोपण के कोई निशान नहीं मिले। उनके कपड़ों या जूतों में भी कुछ नहीं था। रे ने अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन दिया कि ये मानव की मौजूदा तकनीक पर आधारित है। ये बहुत संभावना है कि रेडियो तरंगों का उपयोग किया गया था और ऐसे उपकरणों के काम करने के लिए उन्हें बैटरी की आवश्यकता होगी, ऐसी बैटरी जो 10 साल तक चल सकती हैं। जितना अधिक मैंने सुना मैं उतनी ही भ्रमित होती गई। जाहिर है इस समय ऐसे उन्नत उपकरण मौजूद नहीं होने चाहिए। रे ने शांति से मुझसे कहा कि मैं खुद को दुश्मन की जगह पर रखूं और सोचूं कि उपकरणों को रखना कहाँ तर्कसंगत होगा। नॉर्मन ने काफी देर तक अपना सिर झुकाकर सोचा, फिर अचानक कैरल का नाम पुकारा, जिस बच्चे की क्रोन अक्सर देखभाल करती थी। क्योंकि कैरल एक नवागंतुक है, उसके पास निश्चित रूप से एक होगा। इसाबेला के कमरे में क्रोन ने उसे स्वीकार करने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दिया। क्रोन ने इस वरिष्ठ के बारे में मामा के पद के साथ बहुत प्रशंसा सुनी थी। सभी मानव मांस फार्मों में इसाबेला के फार्म में उच्चतम गुणवत्ता वाला माल था। क्रोन ने उस व्यक्ति के साथ काम करने का सम्मान व्यक्त किया जिसकी वो प्रशंसा करती थी। इसाबेला ने प्रशंसा को अस्वीकार कर दिया, कहते हुए कि वो चाहती है कि नवागंतुक तुरंत काम पर लग जाए। अपने डेस्क के पीछे एक अलमारी से उसने कागजों का एक ढेर निकाला जिसमें अनाथालय के बच्चों के बारे में सारी जानकारी थी और क्रोन से इसे याद करने के लिए कहा। अगली बात जिस पर वो चर्चा करना चाहती थी वह क्रोन की उपस्थिति के बारे में थी, जो बच्चों पर नजर रखने में उसकी मदद करने के लिए थी, क्योंकि किसी ने उनके लेन देन की खोज कर ली थी। क्रोन को ये बहुत दिलचस्प लगा और उसने जवाब दिया कि नियमों के अनुसार उन्हें ढूंढना चाहिए और प्रभारी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। क्रोन ने बस एक कदम उठाया ही था कि उसे रोक दिया गया। इसाबेला अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करने के लिए सहमत नहीं हुई। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया था कि लक्ष्य 3 बुद्धिमान बड़े बच्चों में से 2 थे। वो उन्हें कुछ नहीं करेगी जब तक कि वे अगली लेन देन की तारीख से पहले अनाथालय से भाग नहीं जाते। जाने से पहले उसने क्रोन को याद दिलाया कि उसे बिल्कुल भी कुछ भी अवैध नहीं करना चाहिए। उसका अधिकार केवल बच्चों की निगरानी तक ही सीमित है। इसाबेला ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि वो इस स्कूल की मामा है, जबकि क्रोन केवल एक सहायक है। बाहर से आज्ञाकारी, लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटी तो क्रोन बहुत गुस्से में थी क्योंकि इसाबेला ने अपनी गलती छिपाई थी। क्रोन ने एक उग्र चेहरे के साथ अपने हाथ में गुड़िया को घूरते हुए खुद से वादा किया कि एक दिन वो इस मामा की स्थिति पर कब्जा कर लेगी। उसने सोचा कि क्या होगा अगर वो उन बच्चों को पकड़ ले जो रहस्य जानते हैं और इसाबेला के धोखे की रिपोर्ट करते हैं। तब इसाबेला को निकाल दिया जाएगा। ये तरीका उसके आदेशों का पालन करने का नाटक करने और फिर स्थिति पर कब्जा करने से तेज होगा। क्रोन ने बच्चों को पकड़ने, मामा की स्थिति पर कब्जा करने और अनाथालय प्रबंधक बनने के बारे में खुशी मनाई। अगले कुछ दिनों में क्रोन ने अनाथालय के बच्चों का स्नेह जीतना शुरू कर दिया। नॉर्मन ने बढ़ती चिंता के साथ स्थिति को देखा।
अगर बच्चे 2 वयस्कों से इतना प्यार करते हैं तो वे भागने के लिए कैसे सहमत होंगे? एक और भी बड़ी समस्या राक्षसों से संबंधित थी। जैसे ही हम भागेंगे राक्षस हमारा पीछा करेंगे। रे ने एक कांटा उठाया और एक निर्णायक काटने की हरकत किया, कहते हुए कि मामा और क्रोन को हमारा पीछा करने से रोकने का केवल एक ही तरीका है। ठीक उसी समय क्रोन अचानक पास आई और दोनों को पीछे से गले लगा लिया। वो अनाथालय में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए उसने उनके नाम और अंक पूछे। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद वह खुशी से चिल्लाई और चली गई। नॉर्मन को क्रोन की अभी अभी की अजीब मुस्कान याद आई और उसने सोचा कि वो केवल बच्चों की देखभाल करने के लिए यहाँ नहीं आई है। जिस तरह से क्रोन ने हम दोनों को देखा वो बहुत अलग था। शायद उसे हम पर शक था और इसलिए वो हमसे संपर्क कर रही थी। रे को समझ नहीं आया कि उसे ये जानकारी कैसे मिली। नॉर्मन ने रे से पूछा कि मामा के अलावा इस मामले के बारे में कौन जानता है। इसका मतलब है कि इसाबेला ने हम तीनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। मैं भी चुप नहीं बैठी। ट्रैकिंग उपकरणों के बारे में जानने के बाद मैंने नए बच्चों की देखभाल करने का अवसर खोजा जो अनाथालय में उनके शरीर की जांच करने के लिए आए थे। मैंने खुद को राक्षसों की जगह पर रखा। वे ट्रैकिंग उपकरण नहीं खाएंगे, इसलिए वे उन्हें ऐसी जगह पर रखेंगे जहां उन्हें निकालना आसान हो। जैसे ही मैंने कहा, मैंने अपने हाथ में छोटे बच्चे के शरीर पर खोजा। मैंने बच्चे के कान के पीछे एक लाल निशान खोजा। कई साल पहले मामा ने हमें बताया था कि ये बीमारी के परीक्षण के लिए खून लेने की जगह है। किसने सोचा होगा कि उपकरण कान के पीछे रखा जाएगा। उस रात्रि रिपोर्टिंग शेड्यूल के अनुसार इसाबेला एक गुप्त कमरे में गई और ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि सब कुछ ठीक है। उसे दूसरी तरफ से आदेश मिला कि बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तफरी के लिए प्रसाद उच्चतम गुणवत्ता का होना चाहिए। अगली सुबह खाली समय के दौरान हम तीनों जंगल में घुस गए ताकि ट्रैकिंग उपकरणों के बारे में अपनी खोज की रिपोर्ट कर सके। स्थान और आकार की पुष्टि करने के बाद हमारा अगला कदम उन्हें हटाने का तरीका खोजना था। नॉर्मन ने उन्हें निकालने के लिए कान काटने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मामा अक्सर बच्चों के बाल कंघी करती थी और पता लगा लेती थी। रे ने कहा कि हमें पहले हटाने पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि उसके दृष्टिकोण से हम में प्रत्यारोपित ट्रैकिंग उपकरण उतने सामान्य नहीं थे। रे ने अपने 2 दोस्तों को समझाया कि ये उपयोगी नहीं था क्योंकि ये विशेष रूप से पहचान नहीं कर सकता था कि कौन कौन है और कंपास का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा जब दोनों गेट या दीवार के पास गए तो इसने किसी को सचेत नहीं किया। मैंने खुद से पूछा कि अगर वे बहुत प्रभावी नहीं थे तो भी उपकरण बच्चों में क्यों लगाए गए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद रे ने जवाब दिया कि राक्षसों को विश्वास होना चाहिए कि वे हमें ट्रैक कर सकते हैं जब तक कि उपकरण काम कर रहे हों। उसका एक और सिद्धांत था, वे केवल तब पहचान सकते हैं जब उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये कलाम की तरह। रे ने नॉर्मन और मुझसे इस मामले को उस पर छोड़ने के लिए कहा। बाकी समस्या भागने का तरीका खोजना है। समस्या ये है कि अनाथालय में हर कोई मामा की बातों पर विश्वास करता है। मैंने सुझाव दिया कि हम लोगों को अभ्यास में मदद करने के लिए पकड़म पकड़ाई के खेल का उपयोग करें। रे ने उन्हें सिखाया कि पैरों के निशान कैसे मिटाएं और हवा की दिशा का अनुमान कैसे लगाएं, जबकि मैंने छोटे बच्चों को भागने का तरीका बताया। इस पूरी प्रक्रिया को क्रोन ने अपने होठों पर एक अजीब मुस्कान के साथ देखा। वो बच्चों के और करीब आने के लिए पास आई और सुझाव दिया कि वो पकड़ने वाली होगी और उनका पीछा करेगी। खेलते समय उसने प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरी की पहचान की और आसानी से उन्हें ढूंढ लिया। खेल अपने अंतिम मिनटों में पहुंचने वाला था, लेकिन वो अभी भी रे के समूह को नहीं पकड़ पाई, जिससे वो हारने से बहुत निराश हो गई। बच्चों को एक बार फिर बैठकर आने वाली योजना पर चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि क्रोन ने आने के बाद से कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया था और मामा भी नहीं बदली थी। हालांकि नॉर्मन को नहीं लगा कि ये सामान्य है क्योंकि मामा निश्चित रूप से उनके ठिकाने को जानने के लिए एक अलग तरीके का उपयोग कर रही थी, बिना ट्रैकिंग उपकरण या छिपकर सुनने की आवश्यकता के। केवल एक ही संभावना थी, बच्चों में निश्चित रूप से एक जासूस था। क्रोन को इसाबेला ने ये पूछने के लिए बुलाया कि वो अनाथालय में क्या कर रही है। मामा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि क्रोन इतनी आज्ञाकारी और अच्छी तरह से व्यवहार करेगी। मामा ने आगे कहा कि क्रोन न केवल बच्चों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई, बल्कि उसने उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने में भी अपना सब कुछ लगा दिया। ये सुनकर क्रोन का चेहरा ठंडे पसीने से भीग गया और उसने अपने सामने वाली महिला को देखते हुए पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की। इसाबेला क्रोन पर जोर देना चाहती थी कि वो एक बीमा पॉलिसी है, एक बीमा जिसे उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बुलाया था कि माल सुरक्षित रहे, इसलिए उसे इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बच्चा रहस्य जानता है। इसाबेला ने उसे याद दिलाया कि वो उसके खिलाफ लाभ उठाने के बारे में क्रोन के विचारों को उजागर करने में संकोच नहीं करेगी। इसाबेला क्रोन के सामने खड़ी हो गई और दोहराया कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्रोन ने अपनी भावनाओं को तब तक दबाए रखा जब तक वो अपने बेडरूम में वापस नहीं आ गई। बिस्तर पर गुड़िया को पकड़ाव से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और लगातार उस घृणित बूढ़ी चुड़ैल को शाप दिया। उसे कहा कि वो बस इंतजार करे। नॉर्मन ने बच्चों के लिए पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए समूह बनाने का एक तरीका सोचा, जैसे कि वे वास्तव में भाग रहे हों। नॉर्मन ने डॉन और गिल्डा को सब कुछ बताने का भी इरादा किया। वे स्थिति की व्याख्या करेंगे और उन दोनों को एक समूह का नेतृत्व करने देंगे। रे ने चिंता से पूछा कि क्या होगा अगर वे मामा को जानकारी लीक कर दें। नॉर्मन ने जवाब दिया कि ये ठीक होगा।
वो मुखबिर का पता लगाएगा और उन्हें मनाएगा, व सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित करेगा। टीम के नेता मैंडन, नॉर्मन और गिल्डा थे। बच्चों को भागने का अभ्यास करने के लिए समूहों में विभाजित करने का काम उम्मीद से बेहतर रहा। नॉर्मन ने अचानक रे से उपकरणों को नष्ट करने की प्रगति के बारे में पूछा और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब उसने सुना कि जवाब 10 दिन है, तो नॉर्मन ने तुरंत फैसला किया कि उनकी योजना 10 दिनों में लागू की जाएगी। रे और मैं दोनों चौंक गए और नॉर्मन को वापस देखा, क्योंकि 10 दिन शिपमेंट की तारीख की तुलना में बहुत जल्दी थे, जिसकी हमने पहले गणना की थी। रे ने भी सोचा कि ये निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं था। अगली शिपमेंट 2 महीने में नहीं होगी। उनके पास सावधानी पूर्वक तैयारी करने के लिए 1 महीने से अधिक का समय था कि 10 दिन की हड़बड़ी। नॉर्मन अपने साथियों के विरोध से आश्चर्यचकित नहीं हुआ और बुलाया, कहते हुए कि जैसा कि रे ने कहा, मामा को उम्मीद थी कि वे ऐसा सोचेंगे, इसलिए उसे धोखा देने के लिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके योजना को पूरा करने की आवश्यकता है। किसी भी कीमत पर उन्हें अगले 10 दिनों में उपकरणों को नष्ट करने का काम पूरा करना होगा और सर्दियों से पहले इस जगह को छोड़ना होगा। उस रात जब बच्चे सो रहे थे, डॉन और गिल्डा को हम तीनों ने कोनी की हत्या और अन्य भाई बहनों को बुरे लोगों को बेचे जाने के बारे में बात करने के लिए पुस्तकालय में आमंत्रित किया था। डॉन जोर से हंसाया, कहते हुए कि ये असंभव था। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ये सिर्फ दोस्तों का एक मजाक है। नॉर्मन ने एक गंभीर चेहरे के साथ उसे दीवार गेट और उन पत्रों के बारे में सोचने के लिए कहा जो कभी नहीं मिले। सभी के गंभीर चेहरे देखकर डॉन ने हंसना बंद कर दिया और पूछा कि क्या वे मजाक कर रहे हैं। रेजो एक बुक शेल्फ पर बैठा था ने डॉन को नीचे देखा, एक बार फिर पुष्टि की कि ये सच था। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, मामा, एक बुरी इंसान हैवा बच्चों को बेच देगी। जब डॉन ने किसी को मामा के बारे में बुरा कहते सुना तो वो गुस्से में आ गया, मुझे दीवार से धक्का दिया और मुझसे अपनी कही बात वापस लेने की मांग की। गिल्डा सो पास में बैठी थी ने अंत में डॉन को शांत करने के लिए उसका नाम पुकाराया, कहते हुए कि मैं इस घर और मामा से प्यार करती हूँ और झूठ बोलने का कोई कारण नहीं होगा। गिल्डा ने धीमी आवाज में कहा कि जिस रात कोनी को ले जाया गया था, उस रात से उसे भी कुछ बहुत अजीब लग रहा है। नॉर्मन और मैं गेट पर पहुंच चुके थे। उसकी समझ के अनुसार वे दोनों तुरंत माफी मांग लेंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस समय वह रोने लग गया, कहते हुए कि उसने मुझे अचानक बहुत गंभीर होते देखा, इतना कि उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। गिल्डा ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से रोने लगी, पूछ रही थी कि क्या मैंने कोनी को बेचे जाते देखा था। नॉर्मन ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन वे समय पर कुछ नहीं कर सके और उन्हें यकीन नहीं था कि कोनी अभी भी जीवित है या नहीं। उसने आगे कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि अभी जो हुआ उससे कुछ साबित हो सकता है या नहीं, लेकिन उसने और रे ने सभी के स्कोर एकत्र किए थे। उन्होंने एक नियम खोजा। जिन लोगों को गोद लिया गया था वे सभी 6 साल या उससे अधिक उम्र के थे, बसे कम से सबसे अधिक के क्रम में। बातचीत के बाद सभी ने बच्चों को अनाथालय से भागने में मदद करने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। जब सभी लोग अपने कमरों में लौट गए तो रे ये पूछने के लिए पीछे रुक गया कि नॉर्मन ने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि सभी लोग मर चुके हैं। नॉर्मन ने समझाया कि ये उन दोनों को समूह में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका था। रे असहमत था, कहते हुए कि अगर डॉन और गिल्डा जासूस नहीं थे तो ये तरीका बहुत क्रूर था, क्योंकि इसने उन्हें झूठी उम्मीद दी। रे ने लगातार पूछा कि वो उन्हें सच्चाई कैसे बताएगा। नॉर्मन शांत रहा, यह कहते हुए कि जब समय आएगा तो वे एक रास्ता खोज लेंगे, क्योंकि उसे अभी भी उन पर जासूस होने का शक था। उसने एक जाल बिछाया था, उन्हें छिपी हुई रस्सी के बारे में बताया जिस उपकरण का वे यहाँ से भागने के लिए उपयोग करेंगे। नॉर्मन ने डॉन को बताया कि ये बिस्तर के नीचे था, जबकि गिल्डा का स्थान बाथरूम की छत पर था, जो भी मामा को सूचित करेगा जिससे रस्सी गायब हो जाएगी व जासूस के रूप में उजागर हो जाएगा। सच्चाई जानने के बाद गिल्डा मेरे और करीब हो गई। बहुत समय हो गया था जब वे दोनों इस तरह खुशी खुशी बैठकर बातें कर रहे थे। मेरे सोने का फायदा उठाकर गिल्डा चुपके से बेडरूम से बाहर निकलकर क्रोन से मिलने चली गई। उसी समय मामा को भी दरवाजे के नीचे से एक पत्र मिला। जैसे ही गिल्डा क्रोन के कमरे में पहुंची, मैं उसके पीछे गया। अंदर की बातचीत सुनने के लिए मैंने अपना कान दरवाजे से लगा लिया। गिल्डा की साफ आवाज गूंजी। उसने हाल ही में उसकी देखभाल करने के लिए क्रोन को धन्यवाद दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक था और गिल्डा ने उससे कागज का टुकड़ा वापस करने के लिए कहा। क्रोन ने ठंडेपन से पूछा कि क्या मैंने उसे सब कुछ बताया था। उसने गिल्डा को सुरक्षित रखने के लिए एक शर्त रखी, बस उसे रहस्य में शामिल सभी लोगों के बारे में बता दो। गिल्डा ने सारी हिम्मत जुटाई, उसे जोर से धक्का दिया और कहा कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो किस बारे में बात कर रही है। गिल्डा अपने कमरे में लौट आई, मुझे देखा और तुरंत मुझे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी, सुबक रही थी। अगली सुबह रे और नॉर्मन को मुझसे खबर मिली कि गिल्डा निर्दोष है। नॉर्मन बेसिन में कपड़े धोने के लिए जोर लगाते हुए रे से पूछता है कि कोई धोखा देने के लिए क्यों सहमत होगा। रे जवाब देता है कि उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिल सकते हैं, जैसे कि शिपमेंट से छूट और भोजन बनने से बचना, इसके बजाय वे वयस्क बन सकते हैं। नॉर्मन ने फुसफुसाया, यह जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। नॉर्मन मुझे देशद्रोही के बारे में और सवाल पूछने के लिए मिला। वो जानना चाहता था कि अगर देशद्रोही उन्हें चुनौती दे रहा हो तो मैं क्या करूंगा। उस व्यक्ति के जीवन की गारंटी होगी। मैंने सवाल दोहराया, उससे चुनौती दी कि वो शिपमेंट ना हो और जीवित रहे। कुछ देर सोचने के बाद भी मैं उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि अगर हर कोई भाग जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन की गारंटी नहीं रह जाएगी।
इसके अलावा मैंने विश्वास करना चुना क्योंकि रे ने एक बार कहा था कि हमारे कोई भी भाई बहन बुरे लोग नहीं है, हम एक साथ बड़े हुए एक समूह हैं। मैं चमकीली हंसिया कहते हुए कि भले ही वो व्यक्ति हमारे रास्ते में बाधा डाले, हमें धोखा दिया, मुझे भोला कहे, मैं फिर भी उन पर विश्वास करना चाहता हूँ। नॉर्मन ने खुलकर हंसते हुए कहा कि उसे पता होना चाहिए था कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। मेरे कमरे से निकलकर नॉर्मन रस्सियां छिपाने की जगहों की जांच करने गया। नतीजा ये हुआ कि बिस्तर के नीचे की रस्सी गायब हो गई थी। रे नॉर्मन के साथ गया कहते हुए कि डॉन निश्चित रूप से देशद्रोही है। नॉर्मन ने कुछ सोचा और केवल एक ध्वनि के साथ धीरे से पुष्टि की रे के चेहरे पर मुस्कान को न देखने का नाटक करते हुए। जब वो मुस्कान गायब हो गई तभी नॉर्मन ने सीधे रे की आंखों में देखा, उसकी जांच की और कहा कि वो असली देशद्रोही है। रे एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जल्दी से अपना सामान्य ठंडा भाव बनाए रखा। रे जोर से हंसा और नॉर्मन से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा कि वो जासूस है। नॉर्मन ने जवाब दिया कि शायद रे को यह एहसास नहीं हुआ कि उसने उन तीनों के लिए जाल बिछाया था। डॉन को बताया गया था कि रस्सी बिस्तर के नीचे थी, जबकि गिल्डा को बताया गया था कि ये बाथरूम की छत पर है। हालांकि यह केवल वो जानकारी थी जो नॉर्मन ने रे को दी थी। सच्चाई ये है कि नॉर्मन ने डॉन को बताया था कि ये डाइनिंग रूम में है और गिल्डा को बताया था कि ये लाइब्रेरी में है। अप्रत्याशित रूप से बिस्तर के नीचे की रस्सी गायब हो गई थी। ये सुनकर रे बिस्तर पर पीछे गिर गया, जोर से हंसाया कहते हुए कि उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया है। थोड़ी देर बाद वह सीधा बैठ गया, नॉर्मन को देखा और घोषणा की कि वो वास्तव में मामा का जासूस है। लेकिन वो ये भी जानना चाहता था कि उस पर पहली बार शक कब हुआ। नॉर्मन उसके बगल में बैठ गया और जवाब दिया कि ये तब से था जब क्रोन आया था। वो ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि ये सच है, क्योंकि योजना में रे के होने से कठिनाइयां कम हो जाएंगी और दूसरी ओर रे स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। नॉर्मन जानना चाहता था कि रे और कौन से रहस्य छिपा रहा है। वो समझ गया कि मामा कभी भी किसी यादृच्छिक मुखबिर या जासूस पर भरोसा नहीं करेगी। ये शब्द सुनकर रे ने नॉर्मन को ये बताने में संकोच नहीं किया कि वो बहुत लंबे समय से मामा का जासूस है। मूल रूप से वह उसका भरोसेमंद शिकारी कुत्ता है। नॉर्मन ने रे को बीच में रोकते हुए ऊंची आवाज में पूछा कि क्या वो सब कुछ जानता था और फिर भी उसकी मदद करता था? क्या मेरे साथ सब कुछ तैयार करने का सारा समय भी एक झूठ था? रे ने केवल 3 शब्द पूछे। नॉर्मन क्या चाहता था? नॉर्मन ने अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर दी। सबसे पहले हमेशा की तरह मेरे साथ रहो और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करो। दूसरा, रे को वो सारी जानकारी बताने दो जो वो जानता है, और तीसरा, उसकी टीम का सदस्य बनो। नॉर्मन ने अपना सवाल दोहराया, क्या रे उसका जासूस बनना चाहता है? रे ने नॉर्मन को उलझन में देखा, पूछा, क्या ये दिखावा करके उस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं जासूस हूँ और नॉर्मन जो चाहता है उसे करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना जारी रखो? मुझे फंसाने और फिर सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करने की जहमत क्यों उठाई? नॉर्मन संतुष्टि से मुस्कुराया और जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक परिवार हैं। वो जानता था कि रे ने जानबूझकर सब कुछ व्यवस्थित किया था ताकि वो और मैं देख सकें कि गेट के बाहर कोनी के साथ क्या हुआ था। अगर रे वास्तव में मामा का मुखबिर होता तो वो उन दोनों को सच्चाई का एहसास कराने में मदद नहीं करता। नॉर्मन ने जोर देकर कहा कि सच्चाई ये है कि रे उन्हें नियंत्रित कर रहा है। ट्रैकिंग डिवाइस से लेकर भागने के समय तक, योजना की अचानक प्रगति तक जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए रे वास्तव में मामा का जासूस है। रे ने नॉर्मन के अनुमानों का खंडन नहीं किया। उसने वास्तव में भागने की योजना के बदले में खुद को मामा को बेच दिया था। जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका दुश्मन के पक्ष में होना है। अवलोकन की प्रक्रिया के दौरान रे ने निष्कर्ष निकाला कि मामा नियमों से अधिक लाभ में रुचि रखती है। मूल रूप से उसने केवल 2 चीजों का अनुरोध किया। पहला, अगर वो सहयोग करता है तो रे को तुरंत नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, परिणाम प्राप्त करने का इनाम कुछ धातु के टुकड़े हैं जो घर में नहीं है। नतीजतन उसने पालन किया और कई चीजें लाईं जब तक कि वे खतरनाक नहीं थीं। ट्रैकिंग डिवाइस के लिए वर्षों के प्रयोग के बाद रे ने इसे नष्ट करने का एक तरीका खोज लिया था। रे ने आत्मविश्वास से नॉर्मन को बताया कि वो उसके सामने सबसे मजबूत कार्ड है। मामा के बारे में जानकारी ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में जो उसके पास थी और जिसे उसने लंबे समय से तैयार किया था। रे ने भावना से अपना चेहरा ढक लिया कहते हुए कि वो केवल चाहता था कि वे दोनों बिना पता चले गेट पर पहुंच जाएं। ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए था कि वे दोनों मारे न जाएं। रे ने नॉर्मन को बताया कि वो उनका दुश्मन नहीं है, नहीं वो सहयोगी है। इसलिए वो एक शर्त रखना चाहता है, यदि नॉर्मन चाहता है कि वो एक तुरुप का इक्का बने, वो उनकी मदद करने और नॉर्मन को ये बताने को तैयार है कि वो मामा को धोखा देने के लिए क्या चाहता है। रे की शर्त केवल एक चीज है, मुझे धोखा दो, बस मेरी इच्छा का पालन करने का नाटक करो कि सभी को बाहर निकालो, लेकिन आखिरी मिनट में बच्चों को पीछे छोड़ दो। भले ही वे और लोगों को ले आए, वहाँ केवल डॉन और गिल्डा को स्वीकार करेगा। नॉर्मन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने रे से पूछा कि क्या वो सभी के लिए भागने की योजना को छोड़ना चाहता है। हालांकि सभी का प्रशिक्षण बहुत अच्छा चल रहा था, रे ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वे एक बोझ हैं। इस तरह वह उन दोनों को बचा सकता है, नहीं तो वे केवल मौत का इंतजार करेंगे। रे ने आगे कहा कि अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई भागते ही मर जाए तो बेहतर है कि उन्हें पीछे छोड़ दिया जाए।
बोलने के बाद वह सीधे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने तक इंतजार किया और फिर एक मुस्कान दी जिसे कोई नहीं देख सकता था। कमरे से निकलने के बाद नॉर्मन मामा के कमरे में गया। उसे आते देखे इसाबेला ने याद दिलाया कि वो आज देर से आया है और वो जानना चाहती थी कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रे ने शांति से जवाब दिया कि सब कुछ सामान्य है। मैं और नॉर्मन दोनों भागने की योजना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्रोन थी। उसने उसे सावधान रहने को कहा। रे ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रोन को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे वास्तव में दुख हुआ कि मामा अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती है, भले ही वो 6 साल से उसके लिए काम कर रहा है। इसाबेला ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर रे ने उन 2 मूर्खों को गेट पर नहीं जाने दिया होता तो चीजें इतनी जटिल नहीं होती। उसने रे की आंखों में जांच करते हुए दिखाया, कहते हुए कि उसे नहीं लगता कि केवल 2 बेकार बच्चों की देखभाल करना इतना मुश्किल होगा। रे ने माफी मांगी, लेकिन उल्लेख किया कि वो वर्तमान में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ संशोधन कर रहा है ना। अगली सुबह मैं उन दोनों के पास 11 की योजना के बारे में पूछा और क्या उन्होंने पता लगा लिया था कि जासूस कौन है। रे ने इस बार स्वीकार किया कि ये वो था। उसने उन दोनों के लिए गेट से बाहर जाने की व्यवस्था की थी और उन सभी समस्याओं का समाधान किया था जो उन्होंने पैदा की थी। ये सुनकर मुझे दोषी महसूस हुआ और मैंने धीरे से पूछा कि क्या रे अभी भी मुझे और बच्चों को बाहर भागने में मदद करना चाहता है। रे ने दोहराया कि वो मुझे और सभी को बाहर भागने में मदद करेगा। रे को देखते हुए मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने फुसफुसाया कि वो सामान्य जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि अब रे सभी को भागने में मदद करना चाहता है। अचानक मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं जब मैंने फुसफुसाया कि रे को बहुत पहले से सब कुछ पता था। अपने भाई बहनों को एक एक करके ले जाते देखना बहुत दर्दनाक रहा होगा। मैं आगे बढ़ा रे का कॉलर पकड़ा और उसे आश्वस्त किया कि वो अब अकेला नहीं है। हालांकि मैं हमारे साझा घर में किसी भी बच्चे को खोना नहीं चाहता। डॉन और गिल्डा कुछ दूरी पर खड़े होकर देख रहे थे, चिंतित थे कि वे तीनों कब तक चर्चा करते रहेंगे। जल्द ही मैंने और गिल्डा ने मामा के रहस्यों में से एक की खोज की। वो हर दिन ठीक 8 बजे नियमित रूप से गायब हो जाती थी। मैंने अनाथालय का एक नक्शा निकाला, एक जगह पर घेरा बनाया जिसके बारे में मुझे विश्वास था कि ये मामा के बेडरूम के अंदर का गुप्त कमरा है। मामा के बेडरूम के बगल में बाथरूम और ऑफिस की दीवार थी। मैंने पाया कि जब भी वो गायब होती थी वह आमतौर पर या तो कपड़े धोने के कमरे में जाती थी या ऑफिस में, इसलिए अंदर एक दरवाजा होना चाहिए जो गुप्त कमरे की ओर जाता है। डॉन को आश्चर्य हुआ कि वो गुप्त कमरे में क्या करती है। रे उठा और जवाब दिया, रिपोर्ट। उसे मुख्यालय को समय पर रिपोर्ट करना है। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद डॉन ने खतरे के बावजूद मेरे समूह से छिपकर अकेले ही कार्यालय में चला गया, कोनी और अन्य बच्चों को बचाने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक। गिल्डा चिंतित होकर डॉन के साथ वहां गई। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन उस गुप्त दरवाजे को नहीं खोल सका जिसके अस्तित्व का मैंने अनुमान लगाया था। निराशा में उसने बुकशेल्फ पर मुक्का मारा और जोर से चिल्लाया। गिल्डा डॉन से ज्यादा शांत थी। उसने एक अलग आकार के बुकशेल्फ के एक हिस्से के पास जाने और उसे बाहर निकालने से पहले थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा। अंदर एक दरवाजा वास्तव में दिखाई दिया। घर के अंदर की सभी समस्याएं अब मेरे समूह के हाथों में हैं। प्रशिक्षण अच्छी तरह से चल रहा है और रे के अनुसार ट्रैकिंग डिवाइस को नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमें बाहर की हर चीज के बारे में पता लगाने और वयस्कों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए हम निश्चित रूप से दीवार के ऊपर से बच सकते हैं। नॉर्मन भागने की रणनीति का विश्लेषण करते हुए घुमा, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला दीवार पर चढ़ना, दूसरा जल्दी और सुरक्षित रूप से दूर भागना, तीसरा जीवित रहने और बाहर स्वतंत्र रूप से रहने के तरीके खोजना। अभी पहला कदम पहुंच में है, अगला दूसरा कदम है। बाहर निकलने के बाद हमें राक्षसों के पीछा से बचना होगा। नॉर्मन ने जोर देकर कहा कि हमें इसके लिए जांच और तैयारी करने की आवश्यकता है। मैंने नॉर्मन को अतिरिक्त जानकारी प्रदान की। एक पेड़ पर चढ़ने के बाद मैंने दीवार के बाहर एक जंगल देखा। नॉर्मन ने आगे कहा कि यही वो है जिसकी हम तीनों को जांच करने की आवश्यकता है। मैं चमकीली हंसियां कहते हुए कि बाहरी दुनिया से संबंधित एक और चीज है जो मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ। डाइनिंग रूम में डॉन ने जानबूझकर मामा से टकराकर उसकी चाबी चुरा ली। गिल्डा के साथ गुप्त कमरा खोलने की तैयारी कर रहा था। मेरा समूह यहाँ की स्थिति से अनजान पुस्तकालय में इकट्ठा हुआ था। मैंने विलियम मिनर्वा की सभी किताबें ढूंढ ली थी और उन्हें रे और नॉर्मन के देखने के लिए मेज पर बिछा दिया था। मुझे यकीन नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो बहुत संभवतः हमारा सहयोगी है। मैंने प्रत्येक पुस्तक पर उल्लू के प्रतीक की ओर इशारा किया। उस प्रतीक के माध्यम से हम उन संदेशों को देख सकते हैं जो लेखक ने दिए थे। नॉर्मन और रे ने उल्लू के चारों ओर के घेरे का उपयोग करके जल्दी से मोर्स कोड को डिकोड किया। उन शब्दों का क्रम में अर्थ है, राक्षस सबच निकलना खेत। कोड के लिए धन्यवाद संदेश राक्षसों और वयस्कों से छिपा हुआ था। रे ने इस आदमी मिनर्वा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए या सुझाव देते हुए कि वो एक सहयोगी हो सकता है। हालांकि वे ये नहीं जान सकते थे कि वो अभी भी जीवित है या नहीं, इसलिए रे ने उन्हें बहुत अधिक उम्मीदें न रखने की सलाह दी। नॉर्मन अधिक आशावादी था। उसका मानना था कि अगर वो बाहर से एक सहयोगी था तो इसका मतलब है कि इंसान अभी भी मौजूद है। नॉर्मन ने फिर 2 और किताबें निकाली जिनके अंदर के मोर्स कोड को मैं समझ नहीं सका।
सामग्री के संदर्भ में एक साहसिक उपन्यास था और दूसरा एक पौराणिक कथाओं की पुस्तक थी, लेकिन मुझे दोनों के बारे में ज्यादा समझ नहीं आया। उन तीनों के माहौल के विपरीत डॉन और गिल्डा गुप्त कमरे के तहखाने में डर में डूबे हुए थे। उन्हें कई चीजें मिलीं जो चले गए बच्चों ने पीछे छोड़ दी थीं। गिल्डा कांपते हुए बोली, ये वास्तव में सच था। जैसा कि मैंने कहा, किसी को भी गोद नहीं लिया गया। डॉन ने गलती से इसाबेला के संचार उपकरण वाला एक बॉक्स खोल दिया, जिसके बारे में उन्होंने रे को पहले उल्लेख करते सुना था। उसने जोर देकर कहा था कि अगर मामा या क्रोन को पता चल गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। सभी घटनाओं को जोड़कर डॉन विश्वास नहीं कर सका। उसकी आवाज आतंक से भरी थी। अगर मामा इतनी खतरनाक है तो क्या कोनी और बाकी सभी लोग अब नहीं रहे? गिल्डा ने जवाब दिया, क्या नॉर्मन ने ये नहीं कहा था कि वो सभी की सटीक स्थिति नहीं जानता? डॉन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि उसे उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वे उन दोनों पर विश्वास नहीं करते। पुस्तकालय में वापस हम तीनों भोजन कक्ष में गए, केवल यही देखने के लिए कि डॉन और गिल्डा वहाँ नहीं थे। तीनों ने डॉन को हर जगह पागलों की तरह खोजा, इस चिंता में कि वो खतरे में है। जब वे अंत में डॉन और गिल्डा से मिले, जिनके चेहरे पर घबराहट थी, तो उन्हें पता चला कि वे दोनों अभी अभी मामा के गुप्त कमरे से लौटे थे। रे ने उन दोनों को एक मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए डांटा। क्या होगा अगर कमरा कैमरों या ट्रैकिंग उपकरणों से लैस था? अगर मामा या क्रोन को पता चल जाता तो न केवल वे दोनों बल्कि सभी खतरे में पड़ जाते। डॉन ने अचानक असंतोष व्यक्त किया, पूछा कि क्या खतरा है? क्या ये मारा जाना था जब उन्हें कोनी का टेडी बियर और गुप्त कमरे के अंदर अन्य बच्चों के कई खिलौने मिले थे? डॉन ने गुस्से से नॉर्मन के शब्दों को याद किया कि वो उन्हें बचाएगा, जबकि वास्तव में वे पहले ही मर चुके थे। सब मर चुके थे। ये सुनकर मैं खड़ा हो गया, डॉन के सामने सिर झुकाया और बार बार माफी मांगी। डॉन पास आया और पूछा कि क्या मैं अभी भी कुछ छिपा रहा हूँ उन्हें सब कुछ बताने के लिए। खेत और राक्षसों के बारे में सच्चाई सुनकर डॉन और गिल्डा दोनों पूरी तरह से भयभीत थे। डॉन ने आगे बढ़कर नॉर्मन और रे को मुक्का मारा उनसे पूछा कि क्या वो एक बोझ है। उसने पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि वो इतना कमजोर और बेकार है कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। जब पहली बार तीनों से मदद का अनुरोध सुना तो डॉन ने इसके विपरीत सोचा, क्योंकि वो सक्षम था। उसने स्वीकार किया कि वो उनकी तरह स्मार्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वे एक परिवार थे। वे भाई बहन थे। डॉन ने विनती की कि कम से कम उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। उस रात जब केवल गिल्डा बची थी, डॉन ने उससे कहा कि उसे कमजोर समझे जाने का दुख नहीं है। ये उसकी अपनी लाचारी के कारण था, कोनी और दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ। डॉन अपनी ही लाचारी से पीड़ित था, जिसने उसे एक कमजोर व्यक्ति बना दिया था। मैंने रोने की आवाज सुनी, अनाथालय से एक दीपक लिया, बाहर गाउन दोनों के सामने खड़ा हुआ और माफी मांगी। मैं ही गलत था जो नफरत स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन उन दोनों पर पर्याप्त विश्वास नहीं किया। नॉर्मन ने मेरे शब्दों का अनुसरण किया, उसने भी सिर झुकाया और गलत निर्णय लेने के लिए माफी मांगी। मेरे दीपक की रोशनी रे के चेहरे पर पड़ी और उसने धीरे से कहा कि भले ही सबसे बुरा हो वह इसे संभाल लेगा। रे ने उन चीजों के लिए भी माफी मांगी जो उसने की थी। डॉन और गिल्डा अब पूरी सच्चाई जान चुके थे। मैंने उनसे एक बार फिर पूछा, भले ही बाहर राक्षसों की दुनिया हो सकती है, क्या वे अभी भी हमारे साथ भागना चाहते हैं? भागने के दिन तक 1 सप्ताह बचा था और अब तक की सभी योजनाएं ठीक थीं। उन्हें बस भागने का रास्ता खोजना था। अगली सुबह नॉर्मन के निर्देशों के अनुसार डॉन और गिल्डा ने ब्लीच और हर्बिसाइड पाया और उन्हें ले आए। ये 2 चीजें थीं जो उन्हें दीवार के पार भागने का रास्ता खोजने में मदद करेंगी। मामा और क्रोन को ध्यान भटकाने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस के संबंध में नॉर्मन ने उनका ध्यान किसी और चीज की ओर मोड़ने और ऐसी स्थितियां बनाने का एक तरीका खोजा जिससे वे कंपास को न देखें। रे वो था जो मामा के पास गया और नॉर्मन द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी दी। इसाबेला के कार्यालय के अंदर रे अपने चेहरे पर लगे घाव को साफ करवा रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए रे ने उसे सूचित किया कि नॉर्मन उसे मारने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। इसाबेला ने जवाब दिया कि यदि वो सभी के साथ भागना चाहता है तो ये विचार अपरिहार्य है। रे ने आगे कहा कि नॉर्मन हथौड़े ब्लिच हर्बिसाइड जो कुछ भी उसे उपयोगी लगता है इकट्ठा कर रहा है। इसाबेला ने फुसफुसाया, जहर से मारना ये बहुत जटिल लगता है। रे ने उसे उन सभी रसायनों को नकली से बदलने का सुझाव दिया। इसाबेला की कोई राय नहीं थी और उसने पूछा कि क्या रे जानता है कि वे कहाँ रखे गए हैं। ये बाद में तय किया जाएगा। इसाबेला ने रे को मुख्यालय से अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की, जिसमें हाल ही में सूचित किया गया था कि अगली शिपमेंट 1 महीने के लिए स्थगित कर दी जाएगी। रे मुस्कुराया, उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या अगली शिपमेंट में अंततः वो शामिल होगा। जंगल में मेरा समूह रे की तरह भाग्यशाली नहीं था। क्रोन अचानक प्रकट हुई, उन्हें रोकते हुए, जोर से हंसते हुए या कहते हुए कि वो घर के बारे में उन 5 के सभी रहस्यों को जानती है। उसने मेरे चेहरे की ओर इशारा किया, खुशी से हंसी और पूछा कि क्या वे सहयोग करना चाहते हैं। मैंने क्रोन को एक आतंकित नजर से जवाब दिया। इस समय केवल बच्चा जो शांत रहा। नॉर्मन ने सभी को चिंता न करने के लिए कहा। फिर उसने क्रोन को ये बताने के लिए एक दोस्ताना अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया कि वे उसका अनुसरण करेंगे। क्रोन बहुत प्रसन्न हुई, कहते हुए कि ये सही निर्णय है। दोनों पक्षों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। क्रोन ने दोनों पक्षों के लक्ष्यों को स्पष्ट किया। वे भागना चाहते थे, जबकि वो इस घर की मां बनना चाहती थी। उसने एक बार फिर जोर देकर कहा कि वो इसाबेला को घर से बाहर निकालना चाहती है और मां की स्थिति पर कब्जा करना चाहती है।
क्रोन ने अचानक अपनी शर्ट ऊपर खींची, अपनी गर्दन पर संख्याओं की एक श्रृंखला प्रकट की बच्चों की तरह, और उन्हें बताया कि वो भी इस स्थिति से बचना चाहती है। क्रोन ने इस जगह की प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात की। उन लड़कियों के लिए एक अजीब शर्त है जो 12 साल की उम्र तक जीवित रहने के लिए मानकों को पूरा करती हैं। उनके पास चुनने के लिए 2 रास्ते होंगे, या तो मरना जारी रखें या मां बने। विशिष्ट शर्त एक निश्चित स्कोर प्राप्त करना और मामा द्वारा अनुशंसित किया जाना है। क्रोन ने इस रास्ते को न चुनने की सलाह दी क्योंकि वे इस जगह को फिर कभी नहीं छोड़ पाएंगे। एक बार फिर क्रोन ने उन्हें एक बड़े करीने से सिला हुआ निशान दिखाया जो उसकी छाती पर था, जिसके अंदर एक प्रत्यारोपित चिप थी। अगर कोई इस प्रत्यारोपित डिवाइस के साथ खेत से भागने की कोशिश करता है तो एक विद्युत प्रवाह चलेगा और उनके दिल को धड़कना बंद कर देगा। साथ ही अगर किसी अन्य कारण से दिल धड़कना बंद कर देता है तो ये तुरंत मुख्यालय को एक संकेत भेजेगा। नॉर्मन ने सीधे पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे सीधे वयस्कों को नहीं मार सकते। क्रोन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहना जारी रखा कि वो केवल खेत में रह सकती है, इसलिए वह एक माँ के रूप में यथासंभव पूरी तरह से जीना चाहती है। भले ही ये नकली हो, ये अभी भी जीवित है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। इसाबेला एक बाधा है, लेकिन अगर उनका 5 का समूह सफलतापूर्वक भाग जाता है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए वो उन्हें भागने से नहीं रोकेगी। सभी ने जल्दी से इसकी सूचना रे को दी। जब क्रोन आसपास नहीं थी तो नॉर्मन ने अपने विचार व्यक्त किए। अगर क्रोन वास्तव में उन्हें भागने में मदद करना चाहती थी तो उसे बस चुप रहना था और सही समय पर उनका समर्थन करना था। उसने अपने पत्ते केवल इसलिए खोले क्योंकि वो चाहती थी कि वे उस पर भरोसा करें और विद्रोह का सबूत प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में, क्रोन को मुख्यालय का विश्वास हासिल करने के लिए सबूत की जरूरत है, इसलिए यदि वो ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने के लिए डिवाइस पाती है तो वे बर्बाद हो जाएंगे। विशिष्ट सबूत जिसे वे नकार नहीं सकते। रे ने चिंता न करने का जवाब दिया। वो इसे प्रकट नहीं करेगा और ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गिल्डा ने चिंतित होकर मुझसे पूछा कि क्या मैं वास्तव में क्रोन के कमरे में बात करने जा रहा हूँ। डॉन को ये भी समझ नहीं आया कि उन्हें क्रोन के साथ सहयोग क्यों करना पड़ा। नॉर्मन ने उन्हें समझाया कि यदि वे उसका लाभ उठा सकते हैं तो उनके पास अधिक जानकारी होगी। जबकि वे एक व्यक्ति को रास्ते से हटा रहे हैं, मैं खड़ा हुआ और सभी को प्रोत्साहित किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जाने से पहले मेरे पास डॉन और गिल्डा से करने के लिए एक काम था। क्रोन ने जैसा कि वादा किया गया था नॉर्मन को वो कुछ भी पूछने की अनुमति दी जो वे जानना चाहते थे, जिसमें खेत या मुख्यालय के बारे में शामिल था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, ट्रैकिंग डिवाइस को स्पष्ट रूप से देखना चाहता था। मैंने कंपास को उन दोनों के सामने रखा। ये काफी सरल है, केवल स्थान प्रदर्शित करता है, लेकिन ये पहचान नहीं करता कि कौन कौन है। मैंने क्रोन से पूछा कि क्या वो ट्रैकिंग डिवाइस के स्थान या उसे तोड़ने के तरीके के बारे में जानती है। वे दोनों आश्चर्यचकित थे जब क्रोन ने आसानी से उन्हें दिखाया कि ये बाएं कान के पीछे है। वो इसे नष्ट करने का तरीका नहीं जानती, लेकिन अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो मुख्यालय को सूचित किया जाएगा, इसलिए एकमात्र विकल्प कान काटना है। उसने गुप्त रूप से गणना की कि इन्फर्मरी में उन 5 के लिए पर्याप्त उपकरण और दवा है और वो चाबी प्रदान करेगी। इस बातचीत के दौरान क्रोन ने उन्हें ये भी बताया कि बच्चों का भोजन मुख्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बाहर से लोग कपड़े और जरूरत की चीजें लाते हैं। उसने उन्हें एक बार देखा था। इस घर की सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं है जितनी वे सोचते हैं, क्योंकि लोग ट्रैकिंग डिवाइस पर भरोसा करते हैं, इसलिए बहुत सारे गार्ड नहीं हैं। ये देखकर कि दोनों बच्चों ने पूछना समाप्त कर लिया था और जाने की तैयारी कर रहे थे, क्रोन जोर से हंसिया कहते हुए कि वे वास्तव में ट्रैकिंग उपकरणों और उन्हें तोड़ने के तरीके के बारे में जानते हैं। उसने आगे कहा, इंसान सिर्फ खड़े रहकर बहुत सारी जानकारी प्रकट करते हैं। रवैया, अकम, सीना, हाव भाव, दिल की धड़कन सब कुछ दिखाता है कि वे क्या सोच रहे हैं। वो ये जानती थी क्योंकि जब उन दोनों ने पहली बार ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में सुना तो उन्होंने इसे महसूस करने की कोशिश नहीं की। उनके पास उन्हें हटाने की व्यवस्था थी, लेकिन वे इसके बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्रोन ने रहस्यमय तरीके से पूछा कि क्या उनके पास कुछ ऐसा है जो वे उससे छिपाना चाहते हैं। इसाबेला के कार्यालय मेरे आया और हमेशा की तरह बैठ गया। आज उसे पुरस्कार के रूप में एक कैमरा मिला और उसने इसाबेला की एक तस्वीर लेने का अवसर लिया। उसने पूछा कि उसका अंतिम वांछित पुरस्कार एक कैमरा क्यों था। रे ने जवाब दिया कि उसने केवल किताबों में कैमरे देखे थे और वो खुद एक पकड़ना चाहता था। उसके जाने के बाद इसाबेला उस मेज के पास गई जहाँ रे बैठा था, तस्वीर उठाई और उसमें खुद को देखा। फिर उसने दीवार पर कैलेंडर को चिन्हित किया, एक दिन समाप्त किया और कुछ फुसफुसाया। हाथ में कैमरा लेकर रे ने घर के चारों ओर हर चीज और खेल रहे बच्चों की तस्वीरें ली। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो रे ने डॉन और गिल्डा को आज की योजना के बारे में बात करने के लिए पायाजो दोपहर के भोजन के बाद शुरू होगी। रे ने मामा को धोखा देने की जिम्मेदारी ली। इस दौरान मैं और नॉर्मन आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। डॉन और गिल्डा अनाथालय की मुख्य खिड़की की रखवाली के लिए बाहर रहेंगे। अगर कुछ भी होता है तो रे उन्हें संकेत देगा और वे तुरंत मुझे रुकने के लिए सूचित करेंगे। अभी के लिए दोपहर के भोजन के समय की योजना ऐसी ही होगी। मैं और नॉर्मन रे के पीछे उसके कमरे में गए ताकि उसे क्रोन के बारे में बता सकें, या जानते हुए कि वे ट्रैकिंग उपकरणों को तोड़ सकते हैं। नॉर्मन जल्द से जल्द जाने के लिए प्रगति को तेज करना चाहता था।
रे ने मुख्य विचार सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर अलमारी से कैमरा निकालकर मेरी और नॉर्मन की एक तस्वीर ले ली जो उसे देख रहे थे। रे ने अपने हाथ में विकसित हो रही तस्वीर को पकड़ा, कैमरे की ओर इशारा किया और कहा कि ये अंतिम उपकरण है। अब वे किसी भी समय उपकरणों को तोड़ सकते हैं। हालांकि नॉर्मन अभी भी असहज था क्योंकि ये उपकरण दोधारी तलवार थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या वे पता चलने से पहले उपकरणों को तोड़ने का कोई तरीका खोज पाएंगे। रे ने नॉर्मन को चिंता न करने के लिए कहा। उसने उन सभी चीजों को पहले ही संभाल लिया था। जैसा कि नॉर्मन ने भविष्यवाणी की थी, जब हर कोई दोपहर का भोजन तैयार कर रहा था, क्रोन रे के कमरे में घुस गया खोजबीन की और सब कुछ उलट पुलट कर दिया। वो संतुष्ट थी अपने बेडरूम में लौटते समय अपने हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़े हुए। अंत में उसने इसाबेला की कमजोरी को पकड़ लिया था और माँ के रूप में जीवन की कल्पना की थी जिसकी वो हमेशा कामना करती थी। खुश होते हुए उसने फिर भी सोचा कि रे को इसाबेला के रहस्य के बारे में कैसे पता चला जब कोई उसके कमरे के दरवाजे पर आया। क्रोन ने जल्दी से कागज को गंदे कपड़ों के ढेर में छिपा दिया और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसके सामने इसाबेला का भावहीन चेहरा था और एक चमकता हुआ चाकू निकाला जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से चाकू उसकी ओर मुड़ गया और दूसरे हाथ से इसाबेला ने एक पत्र निकाला जिसमें कहा गया था कि ये मुख्यालय से है। क्रोन के पत्र प्राप्त करने के बाद ही इसाबेला संतोष से मुस्कुराई और अलविदा कहा। हालांकि उसने क्रोन के लिए खेद व्यक्त किया। क्रोन ने पत्र को देखा और फिर अपनी आतंकित आंखें इसाबेला की ओर उठाईं। क्रोन को प्लांट 4 की मां के रूप में नियुक्त किया गया था। इसाबेला ने कहा कि प्लांट 4 में एक मां की स्थिति अचानक खाली हो गई थी और उसने बहुत पहले क्रोन की सिफारिश की थी, इसलिए अब उसे चुना गया है। उसने क्रोन को याद दिलाया कि गेट पर कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए उसे अपना सामान तैयार करना चाहिए और तुरंत मुख्यालय लौटना चाहिए। जैसे ही दरवाजा पटक कर बंद हुआ, क्रोन जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई, यह जानते हुए कि इसाबेला उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। अपना सामान पैक करते समय क्रोन ने एक वस्तु निकाली और गुस्से से कहा कि वो इसाबेला को उसके रास्ते में आने नहीं देगी। वो गेट पर गई और एक बूढ़ी औरत से मिली जिसे वो रे से लिया गया कागज देना चाहती थी और सब कुछ रिपोर्ट करना चाहती थी। लेकिन बूढ़ी औरत को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जो जानती थी वो ये था कि सब कुछ अभी भी नियंत्रण में है। इसके बजाय बूढ़ी औरत क्रोन की हरकतों से नाराज थी जो इसाबेला के साथ हस्तक्षेप कर रही थी। बूढ़ी औरत ने जोर देकर कहा कि इसाबेला एक आवश्यक मोहरा है जिसे क्रोन बदलने में सक्षम नहीं है। क्रोन ने बूढ़ी औरत की पीठ को देखा जब वो दूर चली गई, सिर झुकाकर फुसफुसाया कि वे सभी एक जैसे हैं। उसके पास शुरू से ही जीतने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही गेट पटक कर बंद हुआ और एक राक्षस धीरे धीरे अंधेरे से आगे बढ़ा, क्रोन की उन्मादी हंसी गूंजी। क्रोन के मन में उसके जीवन में अनुभव की गई घटनाएं धीरे धीरे फिर से प्रकट हुईं। जब से वो एक बच्ची थी जिसे एक अनाथालय में गोद लिया गया था, परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी जब तक कि वो बड़ी नहीं हो गई और मुख्यालय का हिस्सा बन गई। इन यादों में से एक बार क्रोन ने एक मानव डॉक्टर से एक कलम उठाई थी। कलम और इस दुनिया के बारे में वो जो कुछ भी जानती थी उसे जाने से पहले बच्चों के लिए कमरे में छोड़ दिया गया था। राक्षस के पंजे उसकी आंखों के ठीक सामने थे और क्रोन की चीखें गूंज उठी। उसे उम्मीद थी कि बच्चे सफलतापूर्वक बच निकलेंगे और इस भयानक दुनिया को नष्ट कर देंगे। रे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर के भोजन के बाद रसायनों का आदान प्रदान करने के लिए इसाबेला को खोजने गया। बाहर में और नॉर्मन आसपास के क्षेत्र का पता लगाने के लिए दीवार पर चढ़ेंगे। डॉन और गिल्डा यार्ड में घर की दूसरी मंजिल की खिड़की का निरीक्षण करते रहेंगे। यदि मामा को विचलित करने में विफल रहता है तो रे मेरी टीम को तुरंत टोही बंद करने की चेतावनी देने के लिए संकेत देगा। गिल्डा ने चुपचाप प्रार्थना की, उम्मीद है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। इसाबेला ने अचानक रे को बताया कि उसने क्रोन से छुटकारा पा लिया है। रे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसे देखा और फिर जांच करने के लिए जल्दी से क्रोन के कमरे में भागा। इसाबेला पीछे पीछे आई, अंदर घुसी और धीरे से कहा कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसने क्रोन और उसके बच्चे दोनों से छुटकारा पा लिया था। मामा ने घोषणा की कि उनका समझौता यहीं समाप्त होता है। इसाबेला ने ट्रैकिंग कंपास निकाला, चलती हुई चमकदार बिंदुओं को देखा और रे से माफी मांगी कि वो क्या करने वाली थी। उसने रे को जोर से जमीन पर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कंपास को देखना जारी रखा, कहा इस गति को देखते हुए यह एम्मा और नॉर्मन होना चाहिए जो बाढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। इसाबेला ने यह भी कहा कि जिन रसायनों का उन्होंने उल्लेख किया था उनमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि रे उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। इसलिए अगली बार जब वे उसे व्यस्त रखना चाहते हैं तो उन्हें एक अलग तरीका अपनाना चाहिए। रे गुस्से से चिल्लाया, दरवाजा तोड़ने और भागने की कोशिश करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। नीचे आंगन में जब डॉन और गिल्डा ने रे से कोई संकेत मिले बिना इसाबेला को आते देखा तो वे घबरा गए। मामा के नजर से ओझल होने के बाद डॉन रे को बचाने के लिए पागलों की तरह घर में भागा। तीनों ने जल्दी से इसाबेला का पीछा किया, इस उम्मीद में कि वे उसे रोक लेंगे। जंगल में अंदर मैंने एक आवाज सुनी और झाड़ी में रस्सी फेंकी। मामा को देखकर वे दोनों थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जल्दी से शांत हो गए, मुस्कुराए और पूछा कि वो वहाँ क्यों आई थी। इसाबेला ने जवाब दिया कि वे 10 साल से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये शायद पहली बार है जब उनकी इतनी दिल से बातचीत हो रही है। वो जोर से हंसी और दोनों को आराम करने के लिए कहा। उनके अलावा कोई और नहीं था। उसने उनकी ओर देखा, हर शब्द पर जोर देते हुए।
इस समय केवल देखभाल करने वाली और वे लोग थे जिन्हें खाया जाने वाला था। लेकिन गलत मत समझो, वो उन दोनों को अपने बच्चे मानती थी, इसलिए उन्हें हार मान लेनी चाहिए। उसने आगे कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि वे और दुख झेलें। उन्हें प्यार और अच्छे भोजन से भरे एक गर्म घर में खुशी से रहने के लिए वापस जाना चाहिए और भूखा ठंडिया इस सच्चाई के बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि हर कोई मर जाएगा। मैंने गुस्से से पूछा कि क्या एक खुशहाल जीवन का अंत कोनी जैसा होता है। इसाबेला ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि तुरंत मौत का जिक्र किया। उस पल के आने तक कोनी ने हंसी खुशी का जीवन जिया था। मैं चिल्लाई कि मुझे वो झूठी हंसी नहीं चाहिए। चाहे मुझे कितना भी दुख सहना पड़े, मैं एक आज़ाद जिंदगी चाहती हूँ। मैं खुद तय करूंगी कि खुशी क्या है। मेरे बगल में खड़े नॉर्मन ने अचानक मेरा नाम पुकारा और धीरे से अपना सिर हिलाया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए इसाबेला ने उन्हें वापस लौटने के लिए आग्रह करना जारी रखाया, कहते हुए कि बाहर केवल निराशा है। वो चाहती थी कि वे पांचों अंत तक एक खुशहाल जीवन जिएं। नॉर्मन ने उसके शब्दों में जोर को पकड़ लिया। 5 लोग 3 नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मैंने सिर हिलाया। नॉर्मन मुस्कुराया और एक अच्छा बच्चा बनने के लिए सहमत हो गया। उसी समय मैं आगे भागी और इसाबेला को धक्का दे दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए नॉर्मन रस्सी लेने के लिए विपरीत दिशा में भागा। जैसे ही उसने रस्सी अपने हाथ में ली, नॉर्मन ने मेरी चीख सुनी और मुड़कर देखा कि मुझे इसाबेला ने पकड़ लिया है। मेरा पैर टूट गया था। मेरी चीखें जंगल में गूंज उठीं, जिससे रे सहित तीनों चिंतित लोग अपनी खोज में तेजी लाने पर मजबूर हो गए। इसाबेला ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, मुझे सहलाया जताते हुए कि मैं एक बेचारी छोटी लड़की हूँ। लेकिन उसे इस तरह खुशी से मुझे गले लगाए हुए एक लंबा समय हो गया था। उसने बाकी 4 को दिखाया, कहते हुए कि वो अंत तक उनकी देखभाल करेगी या जानने के लिए कि वे कितने खास हैं। उसके द्वारा पाले गए उच्चतम गुणवत्ता वाले बच्चों को एक विशेष व्यक्ति को अर्पित किया जाएगा। यही कारण है कि वो हर कीमत पर उनकी रक्षा करेगी। उसके बोलने के बाद मेरे पैर का प्राथमिक उपचार भी हो गया था। साथ ही उसने उन्हें एक भारी खबर दी। चूंकि मैं घायल थी, मैं सुरक्षित रूप से कल का स्वागत कर सकती थी। उसे मुख्यालय से खबर मिली थी नॉर्मन को बधाई, जिसकी शिपमेंट निर्धारित हो गई थी। ये खबर सुनकर सभी ने अनजाने में डर से नॉर्मन की ओर देखा। इसाबेला मुझे अनाथालय में वापस ले गई बच्चों से चिंता न करने के लिए कहा। उसने इसे साफ सुथरे तरीके से तोड़ा था, इसलिए ये लगभग 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगा। उसने रे की ओर देखा। उम्मीद है कि ये रे के जन्मदिन के लिए समय पर ठीक हो जाएगा। घर वापस आकर डॉन ने घबराहट में अपना चेहरा ढक लिया, पूछते हुए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए जब नॉर्मन को भेजा जा रहा है और रस्सी ले ली गई है। रे ने उन्हें आश्वस्त किया कि मेरा पैर जल्द ही ठीक हो जाएगा। वे रस्सी वापस ले लेंगे और किसी तरह भागने में सफल होंगे। लेकिन सबसे पहले अब सबसे जरूरी मामला नॉर्मन का है। गिल्डाया न समझ पाने के कारण कि क्या हो रहा है ने चुपचाप पूछा कि नॉर्मन को क्यों भेजा जा रहा है। रे को याद आया कि मामा ने परिस्थितियों में बदलाव का उल्लेख किया था। उसने नहीं सोचा था कि क्रोन और नॉर्मन दोनों को एक ही समय में ले जाया जाएगा। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि आज सुबह ही वे खुशी खुशी एक साथ कपड़े धो रहे थे और अब वो दुनिया छोड़ने की तैयारी कर रहा था। रे ने गुस्से में अपने पैरों के नीचे की कुर्सी को लात मार दी। अस्पताल में नॉर्मन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सांत्वना दिया, कहते हुए कि उन्होंने केवल रस्सी खोई है। हर किसी की भागने की योजना अभी भी जारी रहेगी। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, अब हर कोई इस बात से चिंतित है कि तुम्हें भेज दिया जाएगा। मैंने जोर देकर कहा कि भागना सफल होगा और नॉर्मन सभी के साथ रहेगा। नॉर्मन ने मेरा हाथ छोड़ दिया, कहते हुए कि वो मेरे लिए पानी लेने बाहर जा रहा है। नल चालू हो गया और नॉर्मन के हाथ से गिलास गिर गया। पहली बार उसने अपनी लाचारी दिखाई, कांपते हुए और जोर जोर से रोते हुए। जब वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कमरे में लौटा तो उसने अपने सभी दोस्तों को अंदर बैठा हुआ पाया। रे ने सबसे पहले बात की नॉर्मन से कहा कि उसे कल दोपहर अकेले भाग जाना चाहिए। अधिक सटीक रूप से अगली दोपहर उसे ऐसा अभिनय करना चाहिए जैसे वो भाग गया हो, ट्रैकिंग डिवाइस को निष्क्रिय कर दे और भाग जाने का नाटक करे, फिर मेरे पैर के ठीक होने तक जंगल में छिपा रहे और वे एक साथ भाग जाएंगे। एक साथ। नॉर्मन ने विरोध किया, क्योंकि अगर वो भाग भी गया तो भी इलाके के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी। रे ने जवाब दिया कि ये कोई समस्या नहीं है। घर की देखभाल की नीति के आधार पर सुरक्षा में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। विशेष रूप से इसमें बच्चों का स्वतंत्र रूप से बड़ा होना और कड़ी सुरक्षा शामिल है। ये चीजें एक स्वस्थ बच्चे को स्वतंत्र रूप से और भावनाओं से भरपूर बड़ा होने में मदद करती हैं। इसका मतलब है कि राक्षस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अगर वे डर से शासन करते हैं तो दिमाग वैसे विकसित नहीं होगा जैसा वे चाहते हैं। सुरक्षा बदलने का केवल एक ही तरीका है, बाहर गार्डों या देखभाल करने वालों की संख्या बढ़ाना। रे देख सकता था कि नॉर्मन अकेले नहीं जाना चाहता था, जिससे रे बहुत नाराज हो गया। उसे डांटते हुए कहा कि उसे मरना जरूरी नहीं है। लेकिन अंत में नॉर्मन ने फिर भी मना कर दिया, क्योंकि अगर वो भाग गया तो या तो रे या मैं उसकी जगह ले लेंगे। अपने दोस्तों में से किसी को अपनी जगह मरने देना नॉर्मन के लिए असंभव था। नॉर्मन ने जोर देकर कहा कि आखिरी चीज जो वे कर सकते हैं वो है उसकी जान लेना, लेकिन उसके बाद उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मन ने मामा की साजिश को नष्ट करने और सफल पलायन सुनिश्चित करने का वादा किया।
नॉर्मन ने अपने 2 दोस्तों को हमेशा उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया और उनसे उसके बिना योजना जारी रखने के लिए कहा। मुझे अचानक लगा कि रे का पैर भी टूट सकता है। जब वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा तो उसे भी नहीं भेजा जाएगा। रे सुनकर जोर से हंसा, मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए। नॉर्मन जो बातचीत से बाहर था ने उन्हें इंतजार करने की सलाह दी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि घायल होने से शिपमेंट रुक जाएगा। मैंने जवाब दिया, तो फिर बहुत बीमार पड़ जाओ। निश्चित रूप से राक्षस बीमार भोजन नहीं खाएंगे। नॉर्मन ने दोनों से पूछा कि वे ऐसे अजीब सुझाव क्यों दे रहे हैं। मेरी आंखें नॉर्मन को जीवित रखने के लिए चमक उठीं। कुछ भी संभव था। रे ने नॉर्मन को ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ने का उपकरण दिया, उसे कल इसका इस्तेमाल करने और जंगल में भागने दीवार पर चढ़ने के लिए कहा। इस बीच टॉन और गिल्डा बाहर उसके लिए रस्सी ढूंढ रहे थे। नॉर्मन ने पहली बार रे से मामा के रहस्य के बारे में पूछा और उसे ये कैसे पता चला। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता था। रे मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गया और धीरे धीरे समझाने लगा, आमतौर पर होश में आने से पहले बचपन की यादें इंसान भूल जाते हैं। इसे शिशु स्मृतिलोप भी कहा जाता है। हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में कुछ लोग नहीं भूलते हैं। रे ने स्वीकार किया कि उसके पास शैशवावस्था की यादें हैं और उसने उनमें और घर पर अपनी यादों के बीच विरोधाभास पाया था। रे को धीरे धीरे याद आया कि उसकी यादें एक गर्मनम घोल में होने और एक लोरी सुनने की थी। इसके अलावा रे को राक्षसों के आकार के साथ साथ अन्य नवजात शिशुओं की भी याद थी। जैसे ही ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए, उन्हें 5 समूहों में विभाजित कर दिया गया। फिर उसे एक सुरंग के माध्यम से यहाँ लाया गया। नॉर्मन ने अनुमान लगाया कि वो सुरंग गेट रही होगी, इसलिए गेट के बाहर मुख्यालय और 5 आसन फार्म हैंड, जिसका अर्थ है कि क्रोन ने उन्हें जो कुछ भी बताया वो सच था। गेट कोई निकास नहीं था। रे ने उन्हें सूचित किया कि उस गेट के बाहर न केवल गार्डों की एक भीड़ है बल्कि राक्षस और वयस्क भी हैं। इसके कारण अंदर की सुरक्षा भी कम थी, क्योंकि वे केवल गेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे और फार्म के अंदर सुरक्षा नहीं बढ़ाएंगे। रे ने नॉर्मन को देखा, उसे बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, कल वो गायब हो जाएगा। मामा ने खबर की घोषणा की कि नॉर्मन को कहीं और भेज दिया जाएगा। छोटे बच्चे जो अभी तक नहीं समझे थे वे खुश थे। उनमें से कुछ बड़े बच्चों ने अनजाने में पूछा, इतनी जल्दी? लेकिन उनके बगल के दोस्तों ने उन्हें याद दिलाया। उनके डरे हुए भाव धीरे धीरे उज्जवल मुस्कान में बदल गए। उसी शाम नॉर्मन को संयोग से वे वस्तुएं मिली जो क्रोन ने उनके लिए छोड़ी थी। अगले दिन की योजना आगे बढ़ी। नॉर्मन ने रस्सी बांधी और दीवार पर चढ़ गया। हालांकि जिसका उसने सामना किया वो दीवार के पीछे एक खाई थी। जब शाम ढली तो मामा मुस्कुराए भी के आश्चर्य के बीच नॉर्मन का स्वागत करते हुए कमरे में वापस में, और रे दोनों गुस्से में थे। नॉर्मन से पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं भागा। नॉर्मन ने शांति से उनकी ओर देखा और जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसका भागने और उन दोनों को खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं था। रे ने नॉर्मन की शर्ट से अपना हाथ हटा लिया और अपनी सामान्य आवाज वापस पाने के लिए एक गहरी सांस ली। उन दोनों को चट्टान के बारे में सूचित किया। बड़ी दीवार के पीछे वो जंगल नहीं था जो उन्होंने सोचा था, बल्कि जंगल को अलग करने वाली एक चट्टान थी। क्रोन ने झूठ नहीं बोला था। राक्षस बच्चों को कम नहीं आंकते थे और उस चट्टान के साथ सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने नॉर्मन की ओर देखा और पूछा कि क्या वे यहाँ से भाग सकते हैं। नॉर्मन ने कागज का एक खाली टुकड़ा निकाला और दीवार के अंत तक पहुंचने पर उसने जो देखा था उसे बनाना शुरू कर दिया। वहां दीवार 2 भागों में बट गई। एक चट्टान के साथ साथ चलती रही, जबकि दूसरी घर में दब गई। आगे के विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रेसफील्ड एक चट्टान से घिरे एक षटकोणीय भूखंड पर स्थित है और ये बहुत संभावना है कि खेत का पश्चिमी भाग मुख्यालय है। फिल ने दरवाजा खटखटाया और नॉर्मन को बुलाया क्योंकि मामा बुला रही थी। उसने रे को ट्रैकिंग निष्क्रिय करने वाला उपकरण लौटा दिया जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया था, साथ ही नए बनाए गए नक्शे के साथ। इन वस्तुओं को देखकर रे को गुस्सा आ गया, या महसूस करते हुए कि नॉर्मन ने शुरू से ही वापस आने का फैसला कर लिया था। रे ने नॉर्मन को खींचकर पूछा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हर कोई बचेगा और हम सब एक साथ निकलेंगे? नॉर्मन मुस्कुराया और माफी मांगा, कहते हुए कि वो कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता और भागने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्मन पूरे शतरंज के खेल को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। नॉर्मन ने सभी से कहा कि कुछ भी और कहना व्यर्थ है। उसने अपना मन बना लिया था। रे पीछे हट गया और बिस्तर पर बैठ गया। अपने अंतिम क्षणों में नॉर्मन उत्साह से उन दोनों को गले लगाने के लिए दौड़ा, फुसफुसाते हुए कितना गर्म है। नॉर्मन ने उन्हें धन्यवाद दिया। उनकी वजह से उसका जीवन सुंदर था। रे की आंखों में आंसू आ गए और उसने शाप दिया, धिक्कार है। मैंने नॉर्मन की पीठ पर अपनी बाहें डाल दी, ईमानदारी से उससे जंगल में भाग जाने और छिप जाने की भीख मांगते हुए। अभी भी देर नहीं हुई थी। नॉर्मन मुस्कुराया, उन्हें जाने दिया और अपने फैसले पर दृढ़ रहा। वो अपना सामान पैक करने के लिए मुड़ा और संयोग से एक धागे से जुड़े 2 कप मिले, एक रचना जो मैंने उस समय बनाई थी क्योंकि उसे बर्फ में खेलने से बुखार हो गया था। मामा ने उसे अस्पताल में सभी से अलग कर दिया था, ये नहीं चाहते हुए कि नॉर्मन बीमार होने पर अकेला रहे। मैं अक्सर बीमार कमरे में घुस जाती थी और मामा द्वारा पकड़ी जाती थी। रे एक किताब के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था, मामा से कह रहा था कि बेवकूफ बीमार नहीं पड़ते, लेकिन दोनों को फिर भी मामा ने पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया और दरवाजा टेप से सील कर दिया गया।
थोड़ी देर बाद में हाथ में एक संचार उपकरण के साथ फिर से प्रकट हुई इसे नॉर्मन को देने की कोशिश कर रही थी इससे पहले कि मामा मुझे फिर से पकड़ लें। इस बार वो खुशी खुशी दरवाजे के बाहर खड़ी हो सकती थी, नॉर्मन को सुनने के लिए ट्यूब में चिल्ला रही थी। अंदर नॉर्मन कभी कभी रे को शिकायत करते हुए सुनता था, मुझसे कह रहा था कि मुझे सुनने के लिए टिन कैन फोन में इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अंत में सूटकेस में नॉर्मन जाते समय केवल ये स्वनिर्मित फोन अपने साथ ले गया। मैंडॉन और गिल्डा ने अपना सिर झुका लिया, इस निराशाजनक क्षण को देखने में असमर्थ। पूरा अनाथालय एक उदास माहौल में डूब गया जिसमें नॉर्मन को विदा करते बच्चों के रोने की आवाजें मिली हुई थी। जब नॉर्मन ने अपना सूटकेस उठाया तभी मैं उत्तेजित हो गई, अपनी बैसाखी गिरा दी और उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी। मेरे हाथ में ट्रैकिंग निष्क्रिय करने वाला उपकरण था, इस उम्मीद में कि नॉर्मन भाग सकता है। नॉर्मन ने मुझे जोर से धक्का दिया, चिल्लाते हुए कि ये इसका इस्तेमाल करने का समय नहीं है। उसने पूछा कि मैं क्यों नहीं समझ सकती। वो बस चाहता था कि वे उसे मुस्कान के साथ विदा करें। मैंने मना कर दिया या कहते हुए कि मैं उस तरह की भावना को संजोना नहीं चाहती, खासकर जब वो जाना नहीं चाहता। इसाबेला आई दुखद क्षण को बाधित करते हुए नॉर्मन को याद दिलाया कि जाने का समय हो गया है। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं जल्दबाजी न करूं वरना वो मुझे भी मार डालेगी। जाने से पहले नॉर्मन केवल मुझे प्रोत्साहन के कुछ शब्द कह सका, मुझसे हार न मानने के लिए कहा। वह हमेशा की तरह एक छिपे हुए कोने में खड़ा था, सब कुछ होते हुए देख रहा था। लेकिन इस आखिरी बार नॉर्मन ने उसे एक झलक में देख लिया। गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर इसाबेला ने सोचा कि नॉर्मन का सामान इतना खाली क्यों है। उसने शांति से जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसमें क्या रखा है, वो इसे वैसे भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसाबेला ने अचानक बात के कहते हुए कि वो जानती थी कि नॉर्मन कभी नहीं भागेगा। सही निर्णय लेने के लिए ये सराहनीय था। नॉर्मन ने पूछा, तो अब आप एम्मा और रे को आखिरी पल तक नहीं भेजेंगी और वे घर में खुशी खुशी रहेंगे, है ना? हाँ, एक खुशहाल जीवन, इसाबेला ने जवाब दिया। लेकिन नॉर्मन रुका नहीं। उसने अचानक एक और सवाल पूछा, क्या तुम सच में खुश हो माँ? इस अप्रत्याशित सवाल ने इसाबेला को चौंका दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपा लिया और हाँ में जवाब दिया, खासकर नॉर्मन जैसे किसी से मिलने के बाद। लोहे का गेट खुला और नॉर्मन अपनी याददाश्त के अनुसार उस ट्रक को देखने गया जहाँ कोनी को मारा गया था। इसाबेला ने एक और दरवाजा खोला, नॉर्मन से अंदर जाने के लिए कहा और दरवाजा फिर से बंद हो गया। बस नॉर्मन की हैरान आंखों की एक झलक पकड़ में आई। चीजें मेरी योजना के अनुसार नहीं हुई। जब से नॉर्मन को भेजा गया मैंने अपनी जीवन शक्ति खो दी थी, बस चुपचाप आकाश और पृथ्वी को देख रही थी। फिल के अनुसार उसने मुझे इतना दुखी कभी नहीं देखा था, न ही रे को। फिल केवल ये सोच सकता था कि वे दोनों बहुत अकेले होंगे। आखिरकार वे तीनों बहुत करीब थे। एक शाम में डॉन और गिल्डा के साथ रे के कमरे में गई, उससे कुछ करने के लिए कहा, लेकिन रे ने बस निराशा में अपना सिर झुका या उन्हें नजरअंदाज करते हुए कहा कि वे सब यहीं मरेंगे। मैंने ट्रैकिंग निष्क्रिय करने वाला उपकरण निकाला और इसे रे के सामने रखा, लेकिन उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इसे ले लूँ और भाग जाऊँ। मैं अपने कमरे में वापस गई और बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी। इसाबेला ने दरवाजा खोला, मेरे पीछे आई और मुझे गले लगाकर कहा, बेचारी बच्ची, तुम जरूर बहुत दर्द में होगी। उसने एक एक करके उन सभी दुखों को गिनाया जिनसे लड़की गुजर रही थी। नॉर्मन मर चुका था, रे पीछे हट गया था और मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मुझे जाने दिया और मुझसे हार मानने के लिए कहा। दर्द महसूस करना बंद करने का सबसे अच्छा तरीका हार मान लेना है। इसाबेला बिस्तर पर बैठ गई, मुझे गंभीरता से देखते हुए मुझे यकीन दिलाया कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे फार्म की मामा बनने के लिए नामांकित कर सकती है। मैं एक वयस्क बन जाऊंगी, मेरे बच्चे होंगे और अगर मेरी क्षमताओं को मान्यता मिली तो मैं एक मामा या एक सिस्टर के रूप में फार्म में लौट सकती हूँ। मैंने उत्तेजित होकर उसे धक्का दे दिया, लेकिन इसाबेला ने मेरा सिर पकड़ लिया, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। उसने मेरे विचार का अनुमान लगाया कि ऐसा काम कौन करेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं किसी को नहीं बचा सकती। मौत तक शापित होना दर्द का एक दुष्चक्र है। उसने सीधे उन डरी हुई आंखों में देखा, निराशा को स्वीकार करने और खुद को मुक्त करने पर जोर देते हुए। मैं जोर से रोई मना करते हुए या कहते हुए कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मामा ने अपना धैर्य खो दिया, खड़ी हो गई और याद दिलाया कि वे भाग नहीं सकते और बस धीरे धीरे अपनी मौत का इंतजार करें। समय बीतता गया और हर कोई मेरे और रे के उदास चेहरों का आदी हो गया, जब तक कि रे को भेजे जाने से पहले की आखिरी रात नहीं आ गई। उसने मेरे और नॉर्मन की तस्वीरों वाला एक एल्बम पकड़ा हुआ था। घर को अलविदा कहना चाहता था। मेरी बैसाखी की आवाज अंधेरे में एक एक करके गूंज रही थी। जब मैं रे के पास पहुंची उसने पूछा कि क्या मैंने सच में हार मान ली है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद रे ने निर्णायक रूप से अपने हाथ में एल्बम बंद कर दिया, मेरी ओर देखा और जोर देकर कहा कि मैंने हार नहीं मानी है। मेरा लंबे समय से झुका हुआ सिर आखिरकार रे को देखने के लिए उठा। मेरी दृढ़ आंखें अंधेरे में चमक उठी। मैं इस दौरान नॉर्मन के लिए क्या करूं इस बारे में सोच रही थी और जवाब था कुछ नहीं। हालांकि मैं नॉर्मन को व्यर्थ नहीं मरने दूंगी। रे ने बात किया कहते हुए कि वे एक ही विचार साझा करते हैं। पिछले 2 महीनों से उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी क्योंकि उन्हें डर था कि मामा उन्हें देख लेंगी और उनके इरादों को समझ जाएंगी। इसाबेला बहुत सतर्क हो गई थी।
हालांकि मैं और रे कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी उन पर नजर रखी जा रही थी। इसके बारे में अच्छी बात यह थी कि अगर वो मुझ पर ध्यान केंद्रित करती रही तो वो बाकी सभी को नहीं देख सकती थी। इसलिए इस्बाडॉन और गिल्डा भागने के लिए प्रशिक्षण और अन्य चीजों की तैयारी के लिए जिम्मेदार थे। फिलहाल जरूरत की चीजों, भोजन और गर्म कपड़ों से लेकर सब कुछ पूरी तरह से तैयार था, किसी भी समय भागने के लिए तैयार। मैंने रे को भेजे जाने से पहले कल दोपहर भागने के समय की भी गणना कर ली थी। इस कदम को सुनकर रे ने विरोध किया क्योंकि दिन में भागना बहुत जोखिम भरा होगा। स्थिति पहले जैसी नहीं थी। रे ने बगल की कुर्सी की ओर इशारा किया, मुझसे बैठने के लिए कहा। उसने पहली स्थिति को इंगित करना शुरू किया। मामा हमेशा हम दोनों पर नजर रखती थी। उल्लेख नहीं है, उनके पास हमेशा सबसे छोटा बच्चा होता था। दिन के दौरान ऐसा ही था, लेकिन रात में वह बच्चे को कमरे में छोड़ देती थी। भागने में सक्षम होने के लिए उन्हें केवल मामा से बचना था और उसे बच्चों से अलग करना था। अगला चट्टान था। वे वहां से नीचे नहीं चढ़ सकते थे। केवल एक पुल था और सभी बच्चों के भागने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। रे जानना चाहता था कि मैं उल्लिखित बाधाओं के बारे में क्या करने की योजना बना रही हूँ। रे ने बिस्तर के नीचे से पेट्रोल का एक कैन निकाला, घर को जलाने के इरादे से। जब मामा आग बुझाने में विचलित होंगी तो वे बच्चों को निकासी के बहाने बाहर ले जाएंगे। गुप्त कमरे को अवरुद्ध करके मामा रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे और मुख्यालय सोचेगा कि ये सिर्फ एक आग है। गार्ड पुल पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे और बच्चे भागने का अवसर लेंगे। रे ने जंगल में एक चट्टान के पीछे 10 अल्कोहल बम भी छिपाए थे। उसने योजना बनाई कि जब वे पुल पर हों तो हर कोई उन अल्कोहल बमों को आसपास के खेतों पर फेंकेगा। अगर सफल रहा तो आग गार्डों को भ्रमित कर देगी। अपनी योजना समझाने के बाद रे ने मुझसे योजना को कल के बजाय आज रात के लिए बदलने के लिए कहा। रे ने मुझसे चिंता न करने के लिए भी कहा, क्योंकि आग वाला कमरा बच्चों के कमरे से बहुत दूर था और भागने के लिए पर्याप्त समय था। फिर उसने मेरे पैरों को देखा जो अभी भी बैसाखी पर थे। उस नज़र को समझते हुए मैंने अपनी बैसाखी छोड़ दी और फर्श पर पैर पटका ताकि रे को पता चले कि मेरे पैर ठीक हैं। लेकिन मैं अभी भी चिंतित थी, क्योंकि अगर मामा आग की परवाह नहीं करती तो क्या होता। वो आग बुझाने के प्रयासों को छोड़ सकती है और बच्चों यानी माल की निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। रे जानता था कि ये संभावना बहुत अधिक है, इसलिए सिर्फ आग लगाना ही काफी नहीं था। उसने पेट्रोल का एक कैन खोला और उसे अपने ऊपर डाल लिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा कि ये सबसे अच्छा तरीका है। शिपमेंट के दिन सबसे ज्यादा स्कोर वाला बच्चा जलकर मर गया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। रे का उदास चेहरा अंधेरे में घुल मिल गया। वो इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ये बच्चों का बदला था। रे ने मुझे सच बताया। उसे कभी भी पढ़ाई या किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन उसने सहन किया और अपनी कीमत को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। 12 साल सेवा वो दावत थी जिसका वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज रात वह उन्हें नष्ट कर देगा। रे चिल्लाया कि उसे भोजन या खेत की परवाह नहीं है। वो एक इंसान है और उन्हें अपना मांस खाने बिल्कुल नहीं देगा। रे शांत हुआ और मुझसे कहा कि केवल एक ही मौका है। मुझे सफल होना होगा और उसकी और नॉर्मन की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। इसाबेला ने कैलेंडर पर हाल ही में काटे गए नंबर को देखा, फुसफुसाते हुए अलविदा रे। जब उस पर एक अप्रिय गंध ने हमला किया तो वो गंध के स्रोत की ओर भागी, और जब दरवाजा खुला तो उसने केवल मुझे जमीन पर घुटने टेके हुए पाया रे का नाम पुकारते हुए। मैं जोर से चिल्लाई, मामा से जल्दी से रे को बचाने के लिए कहा जो अभी भी अंदर था। उसने जल्दी से गिल्डा से सभी को बाहर ले जाने और अपने कमरे से बच्चों को ले जाने के लिए कहा। इसाबेला ने अग्निशामक पकड़ा और कमरे में लौट आई, फुसफुसाते हुए कि उसे कम से कम दिमाग को बचाना है, लेकिन अग्निशामक टूट गया था और आग नहीं बुझा सका। वो मुड़ी और मुझसे भी जल्दी से जाने के लिए कहा। हालांकि उसे केवल एक अंधेरा खालीपन मिला। कुछ अजीब महसूस करते हुए इसाबेला ने खोज के लिए ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया, और जो उसे मिला वो अंधेरे कमरे में पड़ा मेरा कटा हुआ कान था। पीछे चलते हुए जब रे ने आग लगाना शुरू ही किया था, मैंने उसकी कार्रवाई को रोक दिया था। इस बार मैं रे और बच्चों को मरने नहीं दूंगी। ठीक उसी समय थोमा और लैनियन मेरे लिए जरूरी चीजें ले आए और बताया कि हर कोई भागने के लिए तैयार है। 2 छोटे बच्चे जो लाए थे वह रे के बदले में गंध पैदा करने वाली चीज थी। दोनों बच्चे रे के लिए बदलने के लिए कपड़े भी लाए। मैंने रे के कान में वे शब्द फुसफुसाए जो नॉर्मन ने सौंपे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ मरते हो, लेकिन ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए चुप रहो और साथ चलो। नॉर्मन रे की उन्हें बचाने के लिए खुद को जलाने की योजना के बारे में जानता था, और उसने अगली पूरी योजना लिखने और मुझे देने की कोशिश की थी। ये योजना रे के जन्मदिन से एक रात पहले उस आग का उपयोग करके क्रियान्वित की जाएगी जिसे रे बनाने वाला था। रे को बचाना, मामा को धोखा देना और सभी के साथ भाग जाना। जब आग लगी तो बच्चे मेरे निर्देशों के अनुसार दीवार की ओर भागे। इसाबेला स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट करने के लिए गुप्त कमरे में जाना चाहती थी। हालांकि उसकी चाबी उस चाबी से बदल दी गई थी जो क्रोन ने मेरे लिए छोड़ी थी। भागने के रास्ते पर रे ने सोचा कि जब बच्चों को खेत और मामा के बारे में सच्चाई पता चली तो क्या हुआ। डॉन ने रे से कहा कि ये सब मेरी योजना थी। मेरा मानना था कि बच्चे उतने बचकाने नहीं हैं जितना वे सोचते हैं। इसलिए जब उन्हें राक्षसों और खतरों के बारे में पता चला तो बच्चे स्वेच्छा से भागने में शामिल हो गए। शुरुआत में डॉन ने केवल 4 बच्चों को बताया। उन्हें क्रोन के कमरे में फुसलाकर ले गया ताकि वे खेत के बारे में उसके मुंह से सुन सकें।
बाकी के लिए डॉन और गिल्डा को उन्हें शामिल करने में 2 महीने लगे। डॉन को अपने किए पर बहुत गर्व था। निश्चित रूप से मामा को कोई संदेह नहीं होगा। मैंने हार मानने का नाटक किया था, लेकिन वास्तव में सभी को निर्देश दे रही थी। योजना आज तक धीरे धीरे तैयार की गई थी। मैंने बच्चों को दीवार पर चढ़ने में नेतृत्व किया, उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने अभ्यास के अनुसार सफलतापूर्वक भाग जाएंगे। इसाबेला अभी भी घर के सामने खड़ी थी, बढ़ती आग को भावनाओं के ज्वार के साथ देख रही थी। उसने अपना हाथ खोला मेरा कान पकड़कर और जोर से हंसिया, कहते हुए कि सब कुछ जल गया था, लेकिन वो अपने बच्चों को भागने नहीं देगी। अचानक फिल पीछे से आया। इसाबेला की फूली हुई स्कर्ट खींचते हुए पुकारा, मामा। रे को अचानक एहसास हुआ कि उनके साथ 4 साल से कम उम्र का कोई बच्चा नहीं भाग रहा था। मैंने उसे बताया कि मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा था जो रे ने पहले कही थी। योजना सुचारू रूप से चली थी, लेकिन 4 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ समस्याएं उत्पन्न हुई। डॉन ने सवाल किया, क्या वे उन पर विश्वास करेंगे या क्या वे एक रहस्य रख सकते हैं? गिल्डा ने एक और समस्या की पहचान की, क्या वे बच्चों को ले जा सकते हैं? गिल्डा को नॉर्मन की योजना पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उनकी चुनौती सर्दियों में चट्टान थी और नॉर्मन उनके साथ नहीं था। भागने के बाद भी कई ऐसी स्थितियां थीं जिनका वे अनुमान नहीं लगा सकते थे। गिल्डा को लगा कि इस बारे में बात करना थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन रे के विचार गलत नहीं थे। डॉन ने पूछा कि गिल्डा का क्या मतलब है, क्या वो उन्हें मारे जाने देना चाहती थी? वो सहमत नहीं था। मैंने बात की, बहस को रोकते हुए, यह कहते हुए कि हर कोई सही था, लेकिन मैं किसी और को भेजे जाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। मैं चाहती थी कि हर कोई खतरे से बच जाए। गिल्डा ने मेरे शब्द दोहराए, हर कोई और पूछा तो दूसरे फार्मों के बच्चों का क्या? उसने सवाल किया, क्या ये ठीक है अगर केवल वे ही भागे? मैं ये सुनकर भ्रमित हो गई थी। मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। डॉन को भी उन दोनों की तरह ही महसूस हुआ, इसलिए वो केवल मेरी ओर देख सकता था, मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था। मैंने उनसे फिल को लाने के लिए कहा ताकि मैं उसे घर और मामा के बारे में सब कुछ बता सकूं। फिल अपनी कम उम्र के बावजूद जो कुछ भी हुआ उससे हैरान नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि क्रोन अक्सर कटाई के बारे में बिना अर्थ स्पष्ट किए क्यों बात करती थी, और उसने रेक की अलमारी में भी छानबीन की थी। ये भी एक तथ्य था कि नॉर्मन को भेजे जाने के बाद मैं मामा से डर गई थी। नॉर्मन का उल्लेख करने पर लड़का अपने आंसू नहीं रोक सका और रो पड़ा। मैंने लड़के को गले लगाया, उसे अपनी दुविधा के बारे में बताया कि मुझे उन्हें साथ ले जाने या 4 साल से कम उम्र के बच्चों को पीछे छोड़ने के बीच चयन करना था। उनकी कटाई की शर्त 6 साल की उम्र तक पहुंचना थी, और अगर घर गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता तो कटाई की गति धीमी हो जाएगी। मैंने आगे कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बच्चों को फिर से पालने के लिए वे संभावित बच्चों को नहीं मार सकते। तदनुसार 6-4 वर्षीय बच्चों और फिल सभी ने उच्च अंक प्राप्त किए। सबसे बुरे मामले में मैंने सोचा कि उनके पास अभी भी कम से कम 2 साल और होंगे। फिल मुस्कुराया और जवाब दिया कि वो इंतजार कर सकता है, इसलिए उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में लौटते हुए मैंने रे को जोर देकर कहा कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और वापस आऊंगी। वो तब होगा जब हम फिल और बाकी सभी को फार्म से बाहर निकालेंगे। इसाबेला फिल के माध्यम से बाकी बच्चों को ढूंढती है और तुरंत मुख्यालय को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए रेडियो का उपयोग करती है। अलार्म की घंटी हर जगह बज उठी और बच्चों के पास योजना के अनुसार पुल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मैंने दीवार के सामने वाले जंगल की ओर इशारा किया, वे वहां से पार करेंगे। नॉर्मन ने स्पष्ट कर दिया था कि हर कोई सोचेगा कि वे भागने के लिए पुल का इस्तेमाल करेंगे, यही वजह है कि वे पुल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि सीधे चट्टान से भागेंगे। नॉर्मन ने दूरी और भू आकृति दोनों की जांच की थी। रे की चिंतित भारी सांसें सुनकर गिल्डा ने उससे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने बहुत अभ्यास किया था। डॉन ने खाई के पार रस्सी का एक बंडल फेंककर शुरुआत की। रस्सी घूमी और एक पेड़ के तने से कसकर बंध गई। फिर उसने सीधे जंगल में नीचे सरकने के लिए एक हुक का इस्तेमाल किया। छोटे बच्चों ने डॉन का अनुसरण किया, एक एक करके जंगल तक सरकने के लिए रस्सी का उपयोग करते हुए। अपने अदम्य आश्चर्य के बीच रे को लगा कि उसने नॉर्मन की एक छवि अपने बगल में खड़ी देखी, उसे धोखा देने के लिए जोर से हंसते हुए। नॉर्मन ने उसे उस दृश्य को देखने के लिए कहा जिसे उन्होंने कभी संभव नहीं सोचा था। रे ने स्वीकार किया कि उसने सोचा था कि छोटे बच्चों को साथ ले जाना अकल्पनीय था और उन्हें एक बाधा माना था। नॉर्मन ने जवाब दिया कि वो भी हिचकिचाया था, लेकिन मेरे फैसले की बदौलत सभी ने मुझ पर विश्वास किया क्योंकि मैं एम्मा हूँ। रे ने नॉर्मन से अंतिम शब्द सुने, हार मत मानो, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी छवि गायब हो गई थी। इसाबेला को जानकारी मिली कि बच्चे पुल पर नहीं मिले और उसे अचानक एक विचार आया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं। अपना सामान पीछे छोड़कर इसाबेला सीधे दीवार की ओर भागी। जब वो पीछा करने की जगह पर पहुंची तो केवल मैं ही बची थी, रस्सी से नीचे सरकने की तैयारी कर रही थी। मेरे दूसरी तरफ पहुंचने के बाद रस्सियों को बच्चों ने काट दिया, जिससे वे अंधेरी रात में चुपचाप फड़फड़ाने लगी। इसाबेला ने इस छवि को देखकर अपने बचपन के पलों को याद किया। उसने भी दोस्तों के साथ एक मासूम जीवन जिया था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके लिए एक सुंदर धुन बजाई थी, लेकिन अंत में उसे मामा द्वारा ले जाया गया। वो भी उस ऊंची दीवार पर खड़ी होकर भागना चाहती थी, लेकिन उसमें पर्याप्त साहस नहीं था और उसे मामा के पास वापस जाना पड़ा। उसके बाद चुनी जाने और माँ बनने की छवि थी।
अपनी यादों में वह रे से मिली, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह गाना गुनगुना रहा था जो उसने कभी सुना था। रे ने उससे पूछा कि उसने उसे जन्म क्यों दिया। अब वो सवाल का जवाब दे सकती थी। वो लंबे समय तक जीना चाहती थी, लेकिन शायद अब के लिए ये काफी था। उसने हार मान ली। इसाबेला हवा में अभी भी फड़फड़ा रही रस्सियों को छिपाने गई, चुपचाप उन्हें एक सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए। इसाबेला ने प्रार्थना की कि उसके बच्चे प्रकाश पाएंगे। फिल चिंता से इसाबेला के लौटने का इंतजार कर रहा था। वो ये समझ गई और लड़के से चिंता न करने के लिए कहा। उसके भाई बहन सुरक्षित रूप से भाग गए थे। वहां खड़े फिल को नजरअंदाज करते हुए उसने बाकी बच्चों को गले लगाया, उन्हें डराने के लिए माफी मांगते हुए। बच्चों ने अपनी रोशनी देख ली थी। मैंने चुपचाप नॉर्मन को पुकाराया, कहते हुए कि हमने कर दिखाया। ये पहला कदम था। मैं निश्चित रूप से सभी को बचाने के लिए वापस आऊंगी। बच्चों का पहली बार बाहरी दुनिया से भोर की किरणों द्वारा स्वागत किया गया। एक नया जीवन इंतजार कर रहा था। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और सूचनाएं चालू की हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।